Hello everyone. Welcome to Study Smart IAS PCS. Today we will be covering ancient history in one video under our Score Booster series. मगर ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है. ये वीडियो आपको कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सब इस एक वीडियो में कवर किए जाएंगे. आपको मैं स्कोर बूस्टर्स चाहता तो लाइन बाय लाइन भी पढ़ा सकता था, इस तरह से जैसे हमने सब जगह पढ़ा हुआ है, राइट. पहले भी पढ़ाई की हुई है हमने, लाइक ये चीज़ें ऐसे ऐसे करके पढ़ा सकता था आपको. बट इसमें लगेंगे 10-12 दिन अगर मैंने पूरा पढ़ाया लाइन बाय लाइन तो, और उतना टाइम आपके पास अभी है नहीं. अभी आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, राइट. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इस वीडियो को एक पॉडकास्ट की तरह लेना, कान में लगा लेना ईयरफोन और चुपचाप कहीं बैठ जाना आँख बंद करके. एग्ज़ाम के एक दिन पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर सुन लेना, एक बार एंशियंट का, एक बार मेडिवल का और एक बार मॉडर्न का. इन तीनों वीडियोस में आपके एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होंगे और इतना ज़्यादा कंटेंट मैं आपको दूंगा कि आपको कुछ भी फोमो नहीं होगा कि कुछ मेरा छूट गया है. सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ये मेरी गारंटी है, राइट. प्रोवाइडेड आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, वीडियो को पॉज करके बीच में कहीं जाना नहीं है, एक बार में पूरा वीडियो देखना है अगर एग्ज़ाम में उसका पूरा बेनिफिट उठाना चाहते हो तो, ठीक है. आपको वो क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे इस वीडियो को देखने के बाद जो सबको आते हैं, ठीक है. जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके गलत नहीं होंगे. एग्ज़ाम क्वालिफाई उन्हीं का होता है जो वो क्वेश्चन गलत नहीं करते जो सबको आते हैं. तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि जो सबको आता है वो आपका गलत नहीं हो. अब रही बात ट्रिक्स की, सर ट्रिक्स का क्या होगा. ट्रिक्स के लिए ऑलरेडी मेरा हिस्ट्री रेक्टिफिकेशन का एक वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, दैट्स 5 आवर्स वीडियो. उसमें एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न जितने भी ट्रिक्स वाले टॉपिक्स बन सकते हैं जो आपको याद करने में दिक्कत होती है, ऑलरेडी वो उस वीडियो में कवर किए गए हैं. अगर आपको किसी भी टॉपिक की ट्रिक जाननी है हिस्ट्री में तो आप हिस्ट्री रेक्टिफिकेशन वाला वीडियो टाइप करो, 5 घंटे के आसपास का वीडियो है वो, उसको देख डालना. उसमें टॉपिक्स को हमने टाइम स्टैम्प से ऐड भी कर रखा. आपने अपना टॉपिक ढूंढो और उसके वीडियो देख लो, राइट. तो इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि आपको एंशियंट हिस्ट्री इफेक्टिवली रिवाइज करवाना, क्योंकि स्कोर बूस्टर का मतलब ही यही है. और जैसे ही रिवाइज कर लो उसके बाद स्कोर बूस्टर की रीडिंग मार लेना, आपकी फटाफट स्कोर बूस्टर फिनिश हो जाएगी, राइट. मेरा काम है एज अ टीचर आपको अच्छे से इफेक्टिवली रिवीजन करवाना. सो लेट्स बिगिन विद आवर एंशियंट हिस्ट्री रिवीजन. ईयरफोन्स लगा लो, आँख बंद कर लो और चुपचाप सुनो कि मैं क्या बोल रहा हूँ. टेक दिस वीडियो एज अ पॉडकास्ट, ओके. तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. और एग्ज़ाम के एक दिन पहले इस वीडियो को ज़रूर सुन के जाना, क्योंकि यही आपका आखिरी रिवीजन वीडियो होना चाहिए, राइट. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर. आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले पूरी एंशियंट हिस्ट्री का ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं. पहले हम पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में, ठीक है. प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पहले पढ़ेंगे. प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या क्या होता है आपका. पैलोलिथिक एज होती है, मीजोलिथिक एज होती है और फिर होती है आपकी नियोलिथिक एज. इसमें तो किसी कोई डाउट है नहीं, राइट. उसके बाद चाल्कोलिथिक एज भी होती है एक हल्की सी. उसके बाद हमारा तुरंत इंदस वैली सिविलाइजेशन आ जाता है. तो इंदस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से. आफ्टर दैट वी शैल बिगिन विद द वैदिक एज. वैदिक एज पीरियड के बारे में पढ़ेंगे 1500 BC टू 600 BC, राइट. उसके बाद वैदिक एज के बाद हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक और अर्ली वैदिक, वो तो हो ही जाएगा उसमें वैदिक एज में, राइट. उसके बाद हम पहले थोड़ा सा साउथ में भी देख लेंगे क्या चल रहा है. तो संगम एज पढ़ लेंगे. वैदिक एज के तुरंत बाद हम पहले संगम एज कवर करेंगे, राइट, कि साउथ इंडिया में क्या चल रहा था. साउथ में हम एंशियंट चोलाज और एंशियंट चेरास के बारे में भी पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट बातें उनके बारे में जानेंगे. फिर हम आएंगे प्री मौर्यन पीरियड या फिर महाजनपदा पीरियड में. प्री मौर्यन या फिर महाजनपदास वाले पीरियड को हम अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि 600 BC से लगभग 400 BC के आसपास का जो ड्यूरेशन थी उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे. क्या क्या चल रहा था उस टाइम में, कौन कौन से महाजनपदास थे, उनकी कैपिटल क्या थी, वो सारी चीज़ें देखेंगे, राइट. उसमें कुछ डायनेस्टीज़ भी आएंगी, कैसे मगध का राइज हुआ उसके लिए कुछ डायनेस्टीज़ होंगी. कौन कौन सी डायनेस्टी होंगी किसी को याद है? हरण्यक डायनेस्टी थी, उसमें कौन कौन से किंग्स आए थे? बिम्बिसार, अजातशत्रु, याद है आप लोग को ये सब. देन आई थी आपकी शिशुनाग डायनेस्टी. शिशुनाग डायनेस्टी के बाद आई थी नंदा डायनेस्टी. और उसके बाद कुछ फॉरेन इन्वेजन्स आए हुए थे, जैसे कि ईरानियन इन्वेजन हुआ था ना, पर्शियन इन्वेजन हुआ था, ग्रीक इन्वेजन हुआ था. उन सब के बारे में हल्का सा पढ़ेंगे. अलेक्जेंडर जब आए थे, तो वो सारी चीज़ें खत्म होने के बाद हम शुरू करेंगे मौर्यन पीरियड के बारे में. मौर्यन पीरियड के जो मेजर राजा हैं जैसे कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, राइट. उसके बाद बिंदुसार हो गए, उसके बाद अशोका हो गए. देन मौर्यन इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे. ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर में. देन वी विल गो टू पोस्ट मॉडर्न पीरियड, ठीक है. पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हम क्या क्या पढ़ेंगे. पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हम पहले देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन सी डायनेस्टी उभर कर आई, जैसे कि शुंगा, राइट, कानवा, छेदी, ये सारी डायनेस्टीज़ इंडिया में उभर कर आई. और कुछ डायनेस्टीज़ फॉरेन से भी आई थी, जैसे कि इंडो ग्रीक्स, राइट, पार्थियंस, शाकाज, कुशानाज, इनके बारे में पढ़ेंगे फटाफट से. सब कुछ इसी लेक्चर में कवर कराऊंगा, डोंट वरी.
उसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड के बारे में। गुप्ता पीरियड में गुप्ता के इंपॉर्टेंट राजा को देखेंगे, चंद्रगुप्त को देखेंगे, फिर समुद्रगुप्त को देखेंगे, फिर चंद्रगुप्त सेकंड को देखेंगे, राइट। उनके नौरत्नास को जानेंगे कौन कौन थे। फिर कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त को खत्म करते हुए थोड़ा सा गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन और गुप्ता सोसाइटी के बारे में जानेंगे। एंड देन वी विल स्विच टू पोस्ट गुप्ता पीरियड, यानी कि जैसे कि पुष्यभूति डायनेस्टी हो गई थोड़ी थोड़ी, राइट। पुष्यभूति डायनेस्टी का याद है, फेमस राजा कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में जानेंगे। लास्टली हम थोड़ा सा साउथ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे जिसमें कि पल्लवाज आ जाएंगे। पल्लवाज में आपके महेंद्र वर्मन और नरसिम्ह वर्मन थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, राइट। नरसिम्ह वर्मन, महेंद्र वर्मन, ये लोग थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में जानेंगे। और चालुक्यास के बारे में पढ़ लेंगे, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। पुलकेशिन सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। तो ऐसे ऐसे करके हम लगभग पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को फटाफट से कवर करते हैं। थोड़ा सा आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में साउथ के देख लेंगे तो क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, राइट। तो शुरू करें आज का लेक्चर। रेडी हो? बहुत अच्छे से पढ़ना, इस लेक्चर में आपका 1 सेकंड वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। इस लेक्चर को एग्जाम के पहले 3-4 बार देख लेना, मेरी गारंटी है क्वेश्चन यहीं से आएगा। अगर इजी क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, गलत नहीं होगा। इस लेक्चर को देखने के बाद एक बार स्कोर बूस्टर, एक रीडिंग मार लेना आपको, तो आपकी चीज़ें कंसोलिडेट हो जाएंगी, राइट। बट वेट, बिफोर वी स्टार्ट, कमेंट्स में लिखो एंशिएंट हिस्ट्री काम तमाम। एंशिएंट हिस्ट्री का काम तमाम कमेंट में लिख डालो कि आपने आज एंशिएंट हिस्ट्री का काम तमाम कर दिया है, ठीक है। कहते हैं ना काम तमाम कर दिया आज, तो एंशिएंट हिस्ट्री का काम तमाम हो गया आज। ये चीज़ कमेंट में लिख दो, उसके बाद शुरू करो। सबसे पहले बात करेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड की। प्री हिस्टोरिक पीरियड में सबसे पहली जो एज होती है वो होती है पैलियोलिथिक एज, राइट। पैलियोलिथिक एज को कहा जाता है कि 2 मिलियन BC से लगभग 10,000 BC तक चलने वाली पैलियोलिथिक एज थी। इसमें हम बहुत ज़्यादा टूल्स एंड वेपन्स वैसे नहीं यूज़ करते थे कि बहुत ज़्यादा शार्प हों। हम मेनली स्टोन से बने हुए टूल्स को यूज़ करते थे, जैसे कि हैंड एक्सेस, राइट, क्लेवर्स, ये सब स्टोन से बनी होती थी। उस टाइम शायद इंसानों का जो ब्रेन कैपेसिटी था वो भी बहुत लो था, ठीक है। हम नोमैडिक लाइफ जीते थे। वी ह्यूमन्स यूज टू बी हंटर्स एंड गैदरर्स। हम फूड को गैदर करते थे, जानवरों को हंट करते थे। हमारे पास एग्रीकल्चर नहीं हुआ करता था, हम डोमेस्टिकेशन नहीं करते थे। लेकिन एक चीज़ हम करते थे, वो थी पेंटिंग, क्योंकि पैलियोलिथिक साइट्स भीमबेटका से हमें बहुत सारी पेंटिंग्स मिली है। भीमबेटका के केव से। भीमबेटका कहाँ है? MP में है, राइट। ये चीज़ें याद रखिएगा। पैलियोलिथिक की कुछ फेमस साइट्स हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे कि दिदवाना, ठीक है, भीमबेटका, राइट, अतिरमपक्कम, नागार्जुनाकोंडा, नेवादा, बेलन वैली जो UP की है, ये सारी साइट्स के नाम आपको याद होने चाहिए। ये सब पैलियोलिथिक साइट्स हैं, राइट। तो ये साइट्स आपको पता होनी चाहिए कि ये पैलियोलिथिक साइट्स हैं, बहुत फेमस है, NCERT में दी हुई हैं। इसलिए ये साइट्स को आपको गलत करना एफर्ट नहीं कर सकते आप। उसके अलावा अब आते हैं मीजोलिथिक फेज पे। मीजोलिथिक एज हमारी 10,000 BC, जैसे ही पैलियोलिथिक खत्म हुई तो 10,000 BC से लगभग 8,000 BC तक हमारी मीजोलिथिक साइट चली। इसको हम मिडिल स्टोन एज भी बोलते हैं। और पैलियोलिथिक का क्या बोलते हैं? ओल्ड स्टोन एज, राइट, क्योंकि उसमें ओल्ड स्टोन होते थे। मीजोलिथिक में हमने थोड़े छोटे टूल्स यूज़ करना शुरू किए, जिनको माइक्रोलिथिक टूल बोलते हैं। माइक्रोलिथिक मतलब छोटे छोटे पत्थर वाले टूल्स, राइट, जैसे कि बो एंड एरो का यूज़ करना हमने शुरू किया, राइट। इसमें जो हम टूल्स बनाते थे वो मून के शेप्ड के होते थे, ट्राइंगल शेप्ड के होते थे, स्क्वायर शेप्ड के होते थे, रेक्टेंगल शेप के होते थे। छोटे छोटे टूल्स हमने यूज़ करने शुरू किए। मीजोलिथिक एज की सबसे खास बात ये थी कि क्वेश्चन आता है कि हमने मीजोलिथिक एज में क्या करना शुरू किया, खास बात क्या थी? वो थी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। देखो, हर एज की एक खास बात होती है। जैसे पैलियोलिथिक की एक खास बात थी कि हम स्टोन एज में थे और हमने पेंटिंग शुरू की थी, वैसे ही मीजोलिथिक की खास बात है कि हमने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स शुरू किया था। हमने डॉग, हमने शीप, कैटल, पिग्स, बुफेलो, इन सब चीज़ों को हमने डोमेस्टिकेट करना शुरू किया था। आदमगढ़, बागोर, ऐसी साइट्स हमारी। आदमगढ़ MP में है, बागोर राजस्थान में, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही होगा कौन सी साइट्स कहाँ पे। मैं सिर्फ साइट्स के नाम बताऊंगा, ठीक है। ये पता कर लेना कि जो साइट सर बता रहे हैं वो कहाँ पे है, क्योंकि मैथ द कॉलम करने को भी आता है, राइट। तो आदमगढ़ MP की साइट, बागोर राजस्थान की, ये सब आपकी ये साइट्स हैं। कहाँ की साइट्स हैं? मीजोलिथिक साइट्स हैं। और भी साइट्स हैं, जैसे महादहा हो गया, ये सब UP की साइट्स हैं। सराय नाहर राय, राइट, ये भी इंपॉर्टेंट साइट है मीजोलिथिक, राइट। एक चीज़ याद रखना कि हमें मीजोलिथिक एज में बर्ड्स को कैच करने का एविडेंस मिला है, बर्ड्स कैचिंग एविडेंस है, राइट। हमने बरियल प्रैक्टिस का एविडेंस भी मीजोलिथिक एज में मिल जाता है कि हम लोगों को बरी करते थे, राइट। हमारा जो फर्स्ट एविडेंस है डेथ का, फर्स्ट एविडेंस ऑफ डेथ, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कहाँ से आता है? मीजोलिथिक पीरियड से आता है, क्योंकि हमें बरियल सबसे पहले मीजोलिथिक एज में ही मिले। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे नियोलिथिक एज की। नियोलिथिक एज लगभग 8,000 BC से 4,000 BC तक चलने वाला पीरियड था। इसको हम न्यू स्टोन एज भी बोलते हैं। न्यू स्टोन एज में हम बहुत ही ज़्यादा शार्प, बहुत ही ज़्यादा पॉलिश्ड और बहुत ही ज़्यादा पॉइंटेड टूल्स को यूज़ करते थे, और वो हम बोन टूल्स भी बोलते थे, मतलब बोन के टूल्स भी यूज़ करते थे, हड्डियों से बने हुए टूल्स, राइट। एक चीज़ और याद रखना कि यहाँ पे
नियोलिथिक की जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि हमने इस पीरियड में एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया। वी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से मैन को एक स्टेबल लाइफ मिलना शुरू हुई। राइट, हमने क्या क्या एग्रीकल्चर शुरू किया? सबसे पहले राइस किया, रागी किया, ठीक है, बार्ले किया, ये सारी चीज़ें शुरू की। राइस की जहाँ भी नाम आए तो आपको लहुरा देवा जैसी साइट्स इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए यूपी की। राइट, और दूसरी चीज़ मेहरगढ़ पता होना चाहिए पाकिस्तान में, ये सब राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज थे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे हाउस ऑफ मड में लोग रहने लगे। राइट, और इसके अलावा हमने पॉटरी बनानी शुरू की, पेंटेड ग्रे वेयर वाली पॉटरी जो PGW थी वो भी हमने शुरू करी। राइट, न्यूलिथिक की इंपॉर्टेंट साइट्स यही सब है, मेहरगढ़ हो गया पाकिस्तान का, बुरजा होम हो गया कश्मीर वाला। राइट, चिरांद हो गई आपकी ब्रह्मगिरी कर्नाटक में, और दावजली हेडिंग हो गया। राइट, कोल्दी हवा हो गया, कोल्दी हवा बहुत फेमस साइट है, और मस्की हो गई। ये सारी साइट्स हमारी न्यूलिथिक एज की इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। नियोलिथिक के बाद तुरंत हम बात करेंगे चैल्कोलिथिक एज की। राइट, ये एज लगभग 4000 BC से 1500 BC तक चली, और इस एज को हम कॉपर स्टोन एज कहते हैं, क्योंकि इस एज की सबसे खास बात ही यही थी कि इसमें कॉपर और स्टोन का यूज़ दोनों का किया जाता था। राइट, सबसे बड़ी बात इस एज की थी कॉपर। तो हमने चारों एज की खास बात देखी। पैलोलिथिक में क्या था हमारा? स्टोन टूल्स प्लस पेंटिंग। मीजोलिथिक की खास बात क्या थी हमारी? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। नियोलिथिक की खास बात क्या थी? एग्रीकल्चर। और चैल्कोलिथिक की खास बात है हमारी कॉपर का यूज़ होना। तो चारों एज की सबसे इंपॉर्टेंट बातें पता चल गई ना आपको। बाकी हमने यहाँ पे चैल्कोलिथिक एज में ये भी देखा कि 4 तरह के कल्चर इमर्ज हुए, 4 तरह के कल्चर इमर्ज हुए। ठीक है, जिसको कहते हैं एक तो कायस्थ कल्चर हमारा MP में काली संधि नदी के पास था। ठीक है, और आहार कल्चर राजस्थान में, बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज़ में कल्चर इमर्ज हुए। छोटे से एरियाज़ में छोटे छोटे कल्चर थे। ठीक है, मालवा कल्चर MP में, पता ही है आपको, गुजरात में भी था थोड़ा सा। और जोरवे कल्चर ऑफ महाराष्ट्र। कल्चर का मतलब ये कि छोटे छोटे एरियाज़ में कुछ अलग ही तरह के प्रैक्टिस करने वाले लोग रहते थे, तो उनको कल्चर कहते थे। राइट, तो ये कुछ छोटी छोटी कम्युनिटीज़ थी जो अपने अलग ट्रेडिशंस को फॉलो करती थी। इनको अलग कल्चर था, छोटे छोटे एरियाज़ में फैली हुई थी। तो कुछ तरह के कल्चर्स हमारे चैल्कोलिथिक एज में, ये 4 तरह के कल्चर देखने को मिलते हैं। इस टाइम पे भी हम मदर गॉडेस को वर्शिप करते थे, फायर का एविडेंस भी है, लिंग वर्शिप भी करते थे। राइट्स, रूरल कम्युनिटी थी हमारी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। साथ ही साथ चैल्कोलिथिक की अगर इंपॉर्टेंट साइट्स पूछी जाएँ तो आपको नावा दोताली का नाम याद होना चाहिए, नावा दतोली का नाम याद होना चाहिए, और दैमाबाद का। राइट, दैमाबाद का नाम, आहार मैंने बता ही दिया, जोरवे मैंने बता ही दिया आपको, मालवा बता दिया। इनाम गांव भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स है, इनाम गांव। ठीक है, आपका एक काम है कि जो साइट्स मैं बता रहा हूँ उनको एक बार गूगल कर लेना कि ये साइट्स हैं कहाँ पे। कौशाम्बी तो पता ही होगा, आलमगीरपुर है, रोपर है, ये सब इंपॉर्टेंट चैल्कोलिथिक साइट्स कहलाती हैं। और चैल्कोलिथिक के तुरंत बाद हम शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। बीच में कुछ बुक्स में मेगालिथिक एज भी दी होती है, बट दैट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर डायरेक्टली हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पे स्विच करते हैं, जो कि मोटा मोटा माना जाता है 2550 से 1500 BC तक का सिविलाइजेशन पीरियड था। राइट, इंडस वैली सिविलाइजेशन को सबसे पहले जो इंडस वैली टर्म यूज़ करने वाले जो स्कॉलर थे उनका नाम था जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल का नाम सबसे पहले याद आना चाहिए आपको जब भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो, क्योंकि जो इंडस सिविलाइजेशन है वो टर्म ही जॉन मार्शल ने कॉइन किया था। राइट, अब कोई आपसे अगर पूछे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले डिस्कवर होने वाली साइट कौन सी थी, तो वो साइट थी हड़प्पा, इसीलिए इसको हड़प्पन साइट से बोलते हैं। और दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज करी थी। ठीक है, 1921 में हड़प्पा का एक्सकेवेशन हुआ था बाई दयाराम साहनी। तो ये फैक्ट याद रखना। स्क्रीन पे आपको कुछ लिखा हुआ समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आंख बंद करके ईयरफोन लगा के चुपचाप सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, ताकि आपका इफेक्टिव रिविजन हो जाए। कुछ इस तरह से मैं आपको चीज़ें बताऊँगा कि चीज़ें सीधे आपके ब्रेन में फीड हो। ठीक है, और अगर फीड हो रही हो तो अभी भी वक्त है, कमेंट कर दो, हिस्ट्री, एंशंट हिस्ट्री का काम तमाम। राइट, अब देखो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसको और क्या क्या बोलते हैं? इसको ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन। राइट, इसको हम सरस्वती घग्गर सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। राइट, इसको हम अर्बन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। याद रखना, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत से फॉरेन सिविलाइजेशन का कंटेम्परेरी भी था, जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो गया, इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो गया, चाइनीज़ सिविलाइजेशन हो गया। ये सब इसके कंटेम्परेरी थे, साथ साथ चल रहे थे अलग अलग कंट्रीज़ में। हड़प्पा की कैपिटल सिटीज़ थी हड़प्पा और मोहनजोदारो, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की कैपिटल सिटीज़ ये थी हड़प्पा और मोहनजोदारो। कुछ पोर्ट सिटीज़ भी थी यहाँ पे, जैसे कि लोथल हो गया। राइट, आल्हादीनो हो गया, आल्हादीनो ये भी पोर्ट सिटी थी। सुटका गैंडोर हो गया, सुटका गैंडोर ये भी एक पोर्ट सिटी थी। बालाकोट, ये सारी पोर्ट सिटीज़ थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। हड़प्पा में अगर कोई पूछे कि रिलीजन में क्या था, रिलीजन में क्या होता, तो यहाँ पे मदर गॉडेस की डोमिनेंस देखी जाती है। ठीक है, और एक मेल डिटी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि हमें एक पशुपति और शिवा का वो सील्स मिले हैं। ठीक है,
और एनिमल वर्शिप भी होती थी क्योंकि हमें यूनिकॉर्न भी मिले हैं, ट्री वर्शिप भी होती थी क्योंकि हमें पीपल के भी एविडेंस मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी रिलीजन में मानी जाती थी। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत रेयर मानी गई हैं मगर हल्का हल्का एविडेंस है कि हाँ वो चीज़ें थी, जैसे कि हॉर्स हो गया, ठीक है, और आपके ये वेट स्टोन्स हो गए, राउंड सिलेंड्रिकल सील्स राउंड बहुत मिलना मुश्किल था, हड़प्पा में बहुत कम ही राउंड सील्स मिली हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी रेयर थी बट एविडेंस हल्के हल्के हैं। ऐसे ही कुछ चीज़ें थी जो बिल्कुल एब्सेंट थी हड़प्पन सिविलाइजेशन से, जैसे कि आयरन, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आयरन हड़प्पा में नहीं था। लॉयन का एविडेंस नहीं है, विंडोज़ का एविडेंस कहीं नहीं मिला है, ठीक है। हमें हेयर डाइस का एविडेंस कहीं नहीं मिला है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं उल्टे पुल्टे, ठीक है। हमें सिल्क फैब्रिक का एविडेंस नहीं मिला है हड़प्पा में कहीं बहुत बड़ा। हमें सॉर्ड तलवारों का एविडेंस नहीं मिला है, ठीक है। हमें लैम्प्स का एविडेंस नहीं मिला है, हमें वुल का एविडेंस नहीं मिला है, कॉटन का मिला है बट वुल का नहीं मिला, हमें हेलमेट्स का नहीं मिला है। तो ये सारी चीज़ें हमारे हड़प्पा से नहीं मिली हैं। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन देगा बट याद रखना ये सारी चीज़ें हड़प्पन सिविलाइजेशन से एब्सेंट थी, ओके। हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते वक्त हमें हड़प्पा के सदर्न मोस्ट साइट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो हड़प्पा की जो नदर मोस्ट साइट्स है वो है मांडा चेनाब नदी के पास है, जम्मू एंड कश्मीर में। हड़प्पा की जो सदर्न मोस्ट साइड है वो है दैमाबाद कहाँ पे है, प्रवरा रिवर महाराष्ट्र के पास। ईस्टर्न मोस्ट साइट्स हड़प्पा की है आलमगीरपुर यूपी में मेरठ के पास है, हिंडन नदी के किनारे, ठीक है। और वेस्टर्न मोस्ट हमारी साइट है सुटका गैंडोर, राइट। ये दश्क नदी के किनारे हैं और पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पे पड़ती है ये साइट। तो ये हमारी सारी नदर्न मोस्ट, ईस्टर्न और वेस्टर्न मोस्ट साइट्स हो गई। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट साइट्स कहाँ पे हैं ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हड़प्पा हमारा कहाँ है, पंजाब में है, पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे है और दयाराम साहनी ने इसको एक्सकेवेट किया था। यहाँ पे ग्रैनरीज मिली थी, रेड सैंडस्टोन मिले थे, ठीक है। यहाँ पे हमें लिंगम और योनी का स्टोन सिंबल्स मिला हुआ है। यहाँ पे हमें मदर गॉडेस का सिंबल मिला है, हमें डाइस मिला है हड़प्पा में, पेंटेड पॉटरीज मिली हैं हड़प्पा में, मेल टॉर्सो अगर पूछे कहाँ मिला तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप सुनते हो वो सब हड़प्पा में ही मिल गया। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट थी वो थी मोहनजोदारो की साइट्स। मोहनजोदारो की साइट लरकाना पाकिस्तान में है और इंदस नदी के किनारे है, याद रखना। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदारो इंदस नदी के किनारे है, ठीक है। आर.टी. बनर्जी ने इसकी खोज करी थी। हड़प्पा की खोज किसने करी थी, दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदारो की खोज आर.टी. बनर्जी ने करी थी। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो थी ग्रेट बाथ, ठीक है, और दूसरी चीज़ ग्रेट ग्रैनरी। तो ये जो ग्रेट बाथ था ना, जो ग्रेट बाथ था, ये लार्जेस्ट बिल्डिंग है पूरे इंदस वैली सिविलाइजेशन में। इतनी बड़ी कोई बिल्डिंग नहीं मिली पूरे इंदस वैली सिविलाइजेशन में। पशुपति सील भी हमें मोहनजोदारो से मिलता है और एक ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है, ये भी मोहनजोदारो से मिलती है। तो मोहनजोदारो की और हड़प्पा के इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स को याद रखना, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, राइट। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट साइट है वो है चहुदारो की साइट। चहुदारो भी पाकिस्तान में है, इंदस नदी के किनारे ही है, ठीक है। एन.जी. मजूमदार ने चहुदारो की खोज की थी और यहाँ पे हमें लिपस्टिक, ठीक है, इंक पॉट, ऐसी चीज़ें मिली हैं, राइट। कुछ ऑर्नामेंट मेकर मिले हैं, बाकी कुछ टेराकोटल मॉडल, बुलक कार्ड वगैरह चीज़ें यहाँ से मिली हैं, राइट। और याद रखना इसके बाद इंपॉर्टेंट साइट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है, वो है लोथल की साइट है अहमदाबाद गुजरात में, भोगावा नदी के किनारे। इसको खोज की थी एस.आर. राव ने खोज की थी और यहाँ पे डॉकयार्ड जो है वो बहुत फेमस है। डॉकयार्ड है, ग्रैनरीज हैं और सबसे खास बात यहाँ पे डबल बरियल भी मिला था हमें लोथल में। डबल बरियल मिल मतलब एक ही कब्र में मेल और फीमेल दोनों दफनाए गए थे, राइट। तो ये सारी चीज़ें लोथल के बारे में पता होनी चाहिए। एक राइस हस्क भी मिला था हमें यहाँ से, राइस हस्क। तो ये सारी चीज़ें आपको लोथल के बारे में पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे धोलावीरा की। तो धोलावीरा भी गुजरात की ही साइट है, लूनी नदी के किनारे, ठीक है। याद रखना लोथल जो है वो भोगावा नदी के किनारे था, मगर धोलावीरा जो है वो लूनी नदी के किनारे था। इसको जे.पी. जोशी और आर.एस. बिस्ट ने खोजा था। यहाँ के यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, बहुत ज़्यादा यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है, वाटर को सेव करने के लिए। और यहाँ पे ये जो साइट थी धोलावीरा की साइट, ये अपने आप में ओनली सिर्फ एक ऐसी साइट है जिसको 3 भागों में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में डिवाइड की जाने वाली इंदस वैली सिविलाइजेशन की इकलौती अगर कोई साइट है तो धोलावीरा है, ठीक है। याद रखना धोलावीरा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है 2021 से, ठीक है। उसके बाद हम सुरकोतड़ा के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। सुरकोतड़ा भी गुजरात की साइट है। तो हमने गुजरात की कितनी साइट्स देख ली, 3 देख ली। लोथल जो कि भोगावा नदी के किनारे है, धोलावीरा जो कि लूनी नदी किनारे हैं, और सुरकोतड़ा भी देख ली जो कि साबरमती और भोगवा नदी के किनारे ही है। इसको भी जे.पी. जोशी ने खोजा, जिन्होंने धोलावीरा की खोज की, सेम उन्होंने ही, ठीक है। ये सुरकोतड़ा इकलौती ऐसी साइट है जहाँ पे हमें हॉर्स के होने के थोड़े बहुत एविडेंस मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हॉर्स के रिमेन्स ही हैं। उसके बाद कालीबंगन हमारे राजस्थान में है, हनुमानगढ़ में, ठीक है, घग्गर नदी के किनारे हैं।
और इसमें बीके थापड़ का नाम सबसे ज़्यादा आता है कालीबंगन की खोज करने के लिए। वैसे तो बीबी लाल भी हैं, बट बीके थापड़ का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कालीबंगन नाम है तो यहाँ पे बैंगल्स मिली हैं। बैंगल्स यानी कि चूड़ियों की फैक्ट्री मिली है। यहाँ पे प्लोड फील्ड का एविडेंस मिला है, मतलब जुते हुए खेत की जुताई होती है ना, तो प्लोड फील्ड का एविडेंस हमें यहीं मिला है। हमें कैमल्स की बोन्स मिली हैं, कैमल की बोन्स, ऑब्वियसली राजस्थान है तो कैमल की बोन्स मिलेंगी। फायर अल्टर्स मिले हैं, ठीक है, जिसमें यज्ञ वगैरह होते हैं तो फायर अल्टर्स मिले हैं। तो कालीबंगन की साइट्स, तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स को डिस्कस करा हड़प्पा की, इंदस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है, जो आपको पता होनी ही चाहिए। तो इतनी साइट्स पता रखोगे तो जो ईजी क्वेश्चन होंगे गलत नहीं होंगे। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी साइट्स हैं जिनके हमें एक्सकवेटर के नाम तो पता नहीं होने चाहिए, बट हाँ उनके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो पता होने चाहिए। जैसे हरियाणा का हमें राखी गढ़ी के बारे में पता होनी चाहिए, जो कि घग्गर नदी के किनारे है राखी गढ़ी, क्योंकि लार्जेस्ट इंडियन साइट है। इंडिया में अगर लार्जेस्ट साइट कोई है इंदस वैली सिविलाइजेशन की तो वो राखी गढ़ी है, याद रखना, ठीक है। राखी गढ़ी को इसलिए फेमस है हरियाणा की। हरियाणा की एक और साइट है बनावली। बनावली भी घग्गर के किनारे ही है हरियाणा में। ये सिर्फ ओनली ऐसी सिटी है इंदस वैली सिविलाइजेशन की जहाँ पे रेडियल स्ट्रीट्स है, रेडियल स्ट्रीट्स पाई जाने वाली इंडिया में बनावली एक साइट्स है घग्गर नदी के किनारे। बाकी एक साइट पंजाब की है रोपर। रोपर सतलज नदी के किनारे है। यहाँ पे हमें ह्यूमंस के साथ डॉग को बरी किया गया हुआ कब्र मिली है, ठीक है, डॉग बरियल्स विद ह्यूमन, ये ऐसी चीज़ें मिली। यहाँ पे हमें ओवल पिट बरियल्स मिले हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखना। रोपर के बारे में एक खास बात याद रखना कि फर्स्ट साइट, इट इज़ द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकवेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद ढूंढी जाने वाली पहली साइट है रोपर, ठीक है। बाकी आप उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको आलमगीरपुर के बारे में बहुत अच्छा पता होना चाहिए, क्योंकि ये हिंडा नदी के किनारे है और यहाँ पे हमें कुछ ब्रोकन कॉपर ब्लेड मिले हैं, ब्रोकन कॉपर ब्लेड्स। यहाँ पे हमें क्लोथ्स के भी आइटम मिले हैं, सिरेमिक आइटम भी मिले हैं। उत्तर प्रदेश की कुछ और साइट्स के नाम याद रखना, जैसे बड़गांव हो गया, हुलास हो गया, ठीक है, सनौली हो गया, महादहा, राइट, ये सारी चीज़ें याद रखना। लहुरा देवा, ये सारी साइट्स के बारे में पढ़ लेना, यूपी की इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, राइट। महाराष्ट्र की साइट है एक दैमाबाद, प्रवरा, ठीक है, प्रवरा नदी के किनारे है दैमाबाद। तो याद रखना यहाँ के हमें ब्रॉन्ज इमेजेस मिलती हैं जो बहुत फेमस है, ठीक है, ब्रॉन्ज इमेजेस। यहाँ पे रथ भी मिला है, चैरियट मिला है, राइट। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। कुछ इंपॉर्टेंट साइट, छोटी छोटी साइट्स हैं, मगर इनके कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट थे, वो भी मैंने बता दिया। बाकी ओवरऑल इंदस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को और जान लो कि ये सबसे पहला फर्स्ट अर्बनाइजेशन था इंडिया में। इंदस वैली सिविलाइजेशन वॉज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया। यहाँ पे जो टाउन्स थे वो रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न पे बने होते थे। सारी रोड्स जो हैं वो राइट एंगल पे एक दूसरे को कट करती थी। ये सारी चीज़ें आपको पता है। इंदस वैली सिविलाइजेशन की सबसे खास बात कोई पूछे तो क्या है, पहली बार बर्न्ट मड ब्रिक्स का यूज़ किया गया था, ठीक है, मतलब पूरी तरह से जलाए गए हुए ईंटों का यूज़ किया गया था इंदस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। कौन सी ऐसी सिटी थी, ये सारी सिटीज़ जो होती थी वो सब दो पार्ट्स में डिवाइड की जाती थी, राइट। एक तो होती थी अपर सिटाडेल और होती थी लोअर सिटाडेल। अब बताओ कौन सी सिटी थी जो 3 पार्ट में डिवाइड की गई थी, वो थी आपकी धौलावीरा। मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि 3 पार्ट में डिवाइड थी। बाकी सारी सिटीज़ सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड होती थी, अपर सिटाडेल और लोअर सिटाडेल, राइट। सारी लगभग सारी बिल्डिंग्स में हमारे पास प्राइवेट वेल्स होते थे, प्रॉपरली वेंटिलेटेड वॉशरूम्स होते थे, राइट। यहाँ पे हमें इंदस वैली सिविलाइजेशन में कोई टेम्पल वगैरह नहीं दिखा, कोई टेम्पल या कोई पैलेस, ऐसा महल जैसी चीज़ें नहीं देखी, राइट। हमारा ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही एडवांस था, ठीक है। हमारे पास मेन क्रॉप्स भी हुआ करती जैसे व्हीट, बार्ली, ठीक है। राइस का भी एविडेंस मिला है कहीं कहीं, जैसे कि लोथल और रंगपुर में हमें राइस का एविडेंस मिल जाता है, राइट। और भी कुछ क्रॉप्स थी जैसे मस्टर्ड हो गई, सिसमम, कॉटन, इन सब चीज़ों का हमें एविडेंस मिलता है। सबसे पहला कोई कंट्री थी अगर कॉटन प्रोड्यूस करने वाली तो वो यही थी, इंदस वैली सिविलाइजेशन में हम लोगों ने प्रोड्यूस करा था कॉटन को, ठीक है। इसको उस टाइम पे ग्रीक्स सिंडन बोलते थे, कॉटन को सिंडन बोलते थे, याद रखना, राइट। हम अपने फूड ग्रेन्स को ग्रैनरीज में स्टोर करते थे, राइट। हम इतने एडवांस थे। हमारे पास ऑक्सन, बोफेलोज, गोट्स, शीप्स, पिग्स, डॉग्स, कैट्स, कैमल, इन सब का एविडेंस था। इन सबको हम डोमेस्टिकेट करते थे, ये हमारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे, ठीक है। एलिफेंट और राइनो के बारे में भी हमें नॉलेज थी। हॉर्स का एविडेंस भी कहीं ना कहीं हल्का फुल्का मिला ही हुआ है, राइट, ऑल्दो कन्फ्लिक्टेड है बट फिर भी मिला हुआ है। और बट याद रखना कि लॉयन का एविडेंस कहीं नहीं मिला हमें पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ठीक है। आयरन के बारे में भी हड़प्पन पीपल को कोई जानकारी नहीं थी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लॉयन और आयरन दोनों के बारे में इंदस वैली सिविलाइजेशन लोगों को कुछ पता नहीं था, क्योंकि कोई एविडेंस मिला नहीं है सच। हमारे पास बार्टर सिस्टम जो है यूज़ होता था, बार्टर सिस्टम के थ्रू हम ट्रेड करते थे, क्योंकि किसी कॉइन्स का ऐसा सच कोई एविडेंस मिला नहीं है। हम इंपोर्ट क्या क्या चीज़ें करते थे, गोल्ड इंपोर्ट करते थे, सिल्वर, कॉपर, टिन, जेड, ऐसी चीज़ें हम, स्टेटाइट, ऐसी चीज़ें हम
इंपोर्ट करते थे। हम एक्सपोर्ट क्या करते थे, कॉटन करते थे, टेराकोटा फिगरीन्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, बीड्स थी हमारे पास, ठीक है, आइवरी के प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, कॉपर होते थे, ये सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते थे। क्या हड़प्पन पीपल कॉस्मेटिक्स का यूज़ करते थे? येस, दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरीज, नेकलेस, आर्मलेस्ट, ऐसी चीज़ें बहुत पहनते थे, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, दोनों ही यूज़ करते थे। बैंगल्स, ठीक है, ईयर रिंग्स, ये सब पहनते थे। याद रखना और एक चीज़ कि यहाँ पे गोल्ड, कॉपर, ब्रॉन्ज, इन सब चीज़ों का यूज़ होता था, ठीक है ना, गोल्ड, कॉपर, ब्रॉन्ज सबका यूज़ होता था। दूसरी चीज़, एक चीज़ याद रखना कि हड़प्पा घोस्ट पे भी बिलीव करते थे, ठीक है, एविल फोर्सेस पे भी बिलीव करते थे। और जो हड़प्पन की जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक डिसाइफर नहीं की गई है। उनकी जो राइटिंग का मेथड था वो था बॉस्ट्रोफेडॉन, क्योंकि हम राइट टू लेफ़्ट लिखा करते थे, राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। अभी हम लेफ़्ट टू राइट लिख रहे हैं ना, वो लोग राइट टू लेफ़्ट लिखा करते थे, ये चीज़ें याद रखना आप। फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ उसके लिए बहुत सी थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन हो गई, ट्रीट का डिक्लाइन हो गया इसलिए डिक्लाइन कर गया, कुछ लोग कहते हैं लैंड में डिप्रेशन आ गया, कुछ कहते हैं कि आर्यंस का इन्वेजन हो गया, या कुछ कहते हैं फ्लड्स और अर्थक्वेक जैसी चीज़ आई। वो चीज़ें हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, वो मेंस में एक डिबेटेबल टॉपिक है, उसमें हम आंसर्स लिखेंगे तो आपको बताएंगे। इसके साथ हमने इंदस वैली सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस कर लिया है। लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वैदिक एज सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, जो कि 1500 BC से लगभग 600 BC तक के आसपास हमारी इंडियन हिस्ट्री में दर्ज हो चुका है, राइट। तो वैदिक पीरियड को फटाफट से सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक बार पढ़ लो। वैदिक एज के बारे में सबसे पहले जानना ज़रूरी है आर्यंस के बारे में। आर्यंस का ऐसा माना जाता है कि वो लोग सेंट्रल एशिया से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आए थे, ठीक है, और आके किस रीजन में सेटल हुए थे? सप्त सिंधु वाले रीजन में आके सेटल हुए थे, जो लैंड ऑफ 7 रिवर्स है ना हमारा, जो फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब वाला रीजन है, वहाँ पे आके वो लोग सेटल हो गए थे। इसके बाद, इस जानकारी के बाद हमें सीधे स्विच करना है वैदिक टेक्स्ट के बारे में, क्योंकि वेदास से जो क्वेश्चन आते हैं वो वैदिक टेक्स्ट से ही आते हैं, क्योंकि जो वेदास के बारे में पता है हमें, वैदिक पीरियड के बारे में, वो सब वैदिक टेक्स्ट के थ्रू ही पता है, ठीक है, किसी ने आके हमें बताया तो है नहीं। तो दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे श्रुति सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। श्रुति एक ऐसे टेक्स्ट हैं दैट आर हर्ड, जो सुने जाते हैं, दैट आर हर्ड, ठीक है, और वो टेक्स्ट हैंडेड डाउन किए गए फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाई वर्ड ऑफ माउथ। एक दूसरे को किसी ने टेक्स्ट पढ़ा, वो जनरेशन टू जनरेशन माउथ के थ्रू पास ऑन होता गया, ठीक है। तो याद रखना ये जो चारों वेदास हैं, इनको श्रुतिज़ में इंक्लूड किया गया है, राइट, याद रखना इसको। वेदास की बात शुरू हुई है तो वेदास के बारे में एक चीज़ जान लो कि वेदास को अपौरुषेय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपौरुषेय। अपौरुषेय मतलब वेदास आर नॉट क्रिएटेड बाई मैन, दे आर क्रिएटेड बाई गॉड। वेदास आर गॉड गिफ्टेड। और एक चीज़ वेदास को बोली जाती है नित्य। नित्य मतलब एग्जिस्ट ऑलवेज, जो हमेशा एग्जिस्ट करता हो। तो वेदास को दो चीज़ें बोलते हैं, अपौरुषेय मतलब इसको पुरुष ने नहीं बनाया है, गॉड ने बनाया है, नित्य मतलब जो हमेशा से एग्जिस्टेंस में रहे। टोटल 4 वेदास है हमारे पास। ऋग वेदा, जिसको कलेक्शन ऑफ हिम्स बोला जाता है, राइट। साम वेदा, जिसको हम बुक ऑफ चैंट्स बोलते हैं, और हमारे पास है यजुर्वेदा, जिसको हम सैक्रिफिशियल प्रेयर्स की बुक मानते हैं। चौथा वेद हमारा है अथर्ववेद, जिसको हम मैजिक फार्मूले की बुक मानते हैं। तो ये चारों वेद आपको पता है। ये जो हमारे फर्स्ट 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को कलेक्टिवली हम वेद त्रयी बोलते हैं। इसमें अथर्ववेद इंक्लूड नहीं होता वेद त्रयी में। क्वेश्चन आएगा वेद त्रयी में कौन कौन से वेद इंक्लूड हैं, तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इसमें 2 चीज़ें और होती हैं। हर वेद के पास एक ब्राह्मण होता है, एक ब्राह्मणा होता है और एक उपवेदा होता है। अब ये ब्राह्मण वो ब्राह्मण कास्ट वाला ब्राह्मण नहीं है, ये वेदास के ब्राह्मणा है। ब्राह्मणा जो वो होते हैं जो वेदास में जो हिम्स, जो श्लोक लिखे हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, याद रखना इसको। और दूसरी चीज़, हर वेदा में एक ब्राह्मणा अटैच होता है उसका, और हर वेद में एक उपवेद भी होता है। उपवेद क्या करते हैं? वेदास के साथ बट अटैच होते हैं, राइट। ऑक्सिलरी वेदा बोलते हैं उनको, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज उनमें दी होती है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। तो हर वेद के पास एक ब्राह्मणा होता है और एक उपवेद होता है। तो कौन से वेद का क्या ब्राह्मणा है और क्या उपवेद है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप मेरा हिस्ट्री रटाफिकेशन वाला वीडियो देखोगे तो इसको मैंने ट्रिक से भी याद करवाया है। यहाँ पे मैं एक बार आपको बस बता दे रहा हूँ कि कौन से वेद के क्या ब्राह्मण्स हैं और क्या उपवेद हैं। जैसे हमारे सबसे पहला जो वेद आता है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हैं वो है ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है, या कौशिकी ब्राह्मण। और इसका जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। तो क्वेश्चन आएगा आयुर्वेद किसका उपवेद है? आयुर्वेद जो कि मेडिसिन से डील करता है वो किसका वेद है? उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद है, ठीक। फिर आता है हमारा सामवेद। सामवेद के जो ब्राह्मण है वो है पंचविशा और सदाविंशा, और इसका जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद किसका उपवेद है? सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद में म्यूजिक की बात की गई है।
यजुर्वेद का ब्राह्मण क्या है? तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण, ये दोनों ब्राह्मण यजुर्वेद के हैं, तैत्तिरीय और शतपथ। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। धनुर्वेद इज द उपवेद ऑफ यजुर्वेद। धनुर्वेद मतलब आर्चरी से डील करता है। अथर्ववेद, अथर्ववेद के ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण, ठीक है। और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद, यानी कि आर्किटेक्चर और क्राफ्ट वाला वेद। तो आपको समझ आ गया, आयुर्वेद किसका उपवेद है? ऋग्वेद का। गंधर्व वेद किसका उपवेद है? सामवेद का। धनुर्वेद किसका उपवेद है? यजुर्वेद का। धनुर यजुर दोनों में आ रहा है ना। और शिल्पवेद किसका उपवेद है? अथर्ववेद का। तो इतनी बातें इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। बाकी कुछ और टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले जो टेक्स्ट हमारे पास वो है अरण्यका। अरण्यका को हम फॉरेस्ट टेक्स्ट भी बोलते हैं, जंगलों वाले टेक्स्ट। ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए लिखे जाते थे जो जंगलों में रहते हैं, या ऐसे लोगों के लिए जो संन्यास ले चुके हैं, वो अरण्यक टेक्स्ट उनके लिए थे। उपनिषद क्या थे? उपनिषद को हम वेदांता भी बोलते हैं। ये फिलोसफिकल टेक्स्ट होते थे। टोटल कितने उपनिषद हैं हमारे पास? 108 उपनिषद हैं, ये चीज़ याद रखना। स्मृति क्या होते हैं? स्मृति एक तरह का रिमेम्बरेंस लिटरेचर होता है, रिमेम्बरेंस लिटरेचर को याद किया जा सके। और जैसे कि मनु स्मृति हो गया, नारद स्मृति हो गया, इस तरह के कुछ टेक्स्ट हैं हमारे पास। कुछ हमारे पास महाकाव्य भी हैं जिनको एपिक बोलते हैं, जैसे कि रामायण, महाभारत। रामायण किसने कंपोज किया? महर्षि वाल्मीकि ने किया। रामायण को आदि काव्य भी बोलते हैं, ठीक है। ये ओल्डेस्ट एपिक है पूरे दुनिया का। और महाभारत ये महर्षि व्यास ने कंपोज किया है इसको। ये लॉन्गेस्ट एपिक है वर्ल्ड का। तो क्वेश्चन आएगा, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट एपिक कौन सा है? तो रामायण है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एपिक कौन सा है? तो महाभारत है। कोई डाउट है इसमें? याद रखना कि ये जो भगवत गीता है ये महाभारत के भीष्म पर्व से एक्सट्रैक्ट किया गया है। महाभारत में पर्व होते हैं, तो भीष्म पर्व से एक्सट्रैक्ट की गई है भगवत गीता। इतने फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, राइट। उसके बाद बात आती है पुराणास की। पुराणास का मतलब ही होता है ओल्ड, कोई चीज़ जो पुरानी हो गई हो। ऐसे हमारे पास 18 पुराण हैं, ठीक है। इसमें से भी सबसे पुराना है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है वो ओल्डेस्ट पुरानिक टेक्स्ट है। इसके बाद हमारे पास वेदांगाज आते हैं, ठीक है। वेदांगाज याद रखना, उपनिषद को वेदांताज बोलते हैं, वेदांगाज अलग है। वेदांगाज हमारे पास हैं टोटल 6। ये सप्लीमेंट टू वेदास होते हैं, वेदास को सप्लीमेंट करते हैं वेदांगाज, ठीक है। जैसे वेदास के अटैच होते हैं उपवेद, वैसे ही वेदांग को सप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास 6 वेदांगाज भी हैं। कौन कौन से हैं 6 वेदांगाज? शिक्षा, निरुक्ता, छंद, ज्योतिष, व्याकरण और कल्प, ठीक है। शिक्षा किस चीज़ से डील करता है? प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड से, वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, और एजुकेशन से रिलेट करता है। निरुक्ता किससे डील करता है? ओरिजिन ऑफ वर्ड से। छंद किससे डील करता है? छंद डील करता है मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स होते हैं ना जो यूज़ किए जाते हैं संस्कृत के वर्स में, कैसे ऊंचे जाना है नीचे जाना है, वो चीज़। और ज्योतिष तो आपको पता ही है, एस्ट्रोनॉमी से डील करता है। व्याकरण किससे डील करता है? संस्कृत की ग्रामर से डील करता है, राइट। और कल्प किससे डील करता है? रिचुअल की नॉलेज से। कल्प डील करता है रिचुअल्स की नॉलेज से, राइट। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इतनी चीज़ें हमें 6 वेदांगास के बारे में पता होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफीज़ भी हैं। 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफीज़। ये सारी चीज़ें मैंने ट्रिक से याद करवा रखी हैं पहले ही, ठीक है, इसलिए इनकी ट्रिक यहाँ नहीं बता रहा हूँ। हिस्ट्री डेटाफिकेशन की प्लेलिस्ट में जाना, एक वीडियो में 5 घंटे में सब कुछ कवर किया हुआ है। 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी को षड दर्शन भी बोलते हैं, षड दर्शन, ठीक है। इसमें 6 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है संख्या, होता है योगा और वैशेषिका, न्याय, मीमांसा और वेदांता, ठीक है। इन सब के किसने इसको डिस्कवर किया है वो भी बताना ज़रूरी है। जैसे संख्या फिलोसफी किसकी है? कपिला की है, ठीक है, कपिला की फिलोसफी है। योगा किसकी है? पतंजलि की है। योगा मतलब यूनियन ऑफ सोल विद गॉड। वैशेषिका किसकी फिलोसफी है? कनाद की है, ठीक है। ये एटॉमिक थ्योरी की बात करते हैं, कण कण में। एटॉमिक मतलब क्या है? मतलब कण होता है। कनाद की थ्योरी है वैशेषिका, ठीक है। न्याय गौतम की फिलोसफी है, ये लॉजिक की फिलोसफी है, राइट। मीमांसा जैमिनी की है, ठीक है, इसको पूर्वा मीमांसा भी बोलते हैं। और वेदांता को हम उत्तर मीमांसा बोलते हैं, ये बद्रायन का है। वेदांता इज़ फ्रॉम बद्रायन एंड मीमांसा इज़ फ्रॉम जैमिनी। तो जो असली मीमांसा है उसको पूर्व मीमांसा बोलते हैं, और वेदांता को हम उत्तरा मीमांसा बोलते हैं। तो दोनों में कन्फ्यूज़ मत होना। ये हमारे 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हैं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया, मैं कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं छोड़ूंगा, तो नहीं छोड़ूंगा। आपको बस वीडियो में बने रहना है और पेशेंटली सब कुछ सुनते जाना है। तो जब आपका एग्ज़ाम होगा उसको आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन ईजी वाले सही कर पाओगे। याद रखना, एग्ज़ाम के एक दिन पहले इस वीडियो को ज़रूर सुन के जाना। एंशिएंट का भी, मेडिवल का भी और मॉडर्न का भी ऐसे ही होगा, ठीक है, तीनों को। तो अच्छे से सुन के जाना, यू विल डेफिनेटली क्लियर द एग्ज़ाम। एटलीस्ट हिस्ट्री क्वेश्चन यू वोंट गेट रॉन्ग। 3-4 टफ क्वेश्चन होंगे जो किसी को नहीं आएंगे, उनको देख के घबराना मत। उनको देख के घबरा गए तो आसान वाले क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। जैसे दिखे कोई क्वेश्चन एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, छोड़ दो उसको, कट करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको
डराने में कामयाब नहीं होने चाहिए, वो बनाए ही चले जाते हैं कि आपको आते हुए क्वेश्चन नहीं गलत कर दो आप इसको देख के, इसलिए डरना बिल्कुल मना है, राइट। अभी हम बात करेंगे थोड़ा सा अर्ली वैदिक फेज़ की, कि अर्ली वैदिक फेज़ में क्या क्या चीज़ें थी, कैसे कैसे हुआ। लगभग 1500 BC से 1000 BC तक हमारे पास था अर्ली वैदिक फेज़, ठीक है। इसमें जो हमारा मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन था अर्ली वैदिक फेज़ में वो ऋग्वेद था, ठीक है। ऋग्वेद में हमारे पास 10 मंडल हैं और लगभग 1028 हिम्स हैं, राइट। ऋग्वेदा को कलेक्शन ऑफ हिम्स ही बोला जाता है और ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट है वर्ल्ड का ओल्डेस्ट टेक्स्ट कौन सा है, ऋग्वेद है, राइट। याद रखिएगा इस चीज़ को। ओल्डेस्ट पुराना कौन सा है, मत्स्य पुराण, ठीक है। ओल्डेस्ट एपिक कौन सा है वर्ल्ड का, रामायण। लॉन्गेस्ट एपिक कौन सा है, महाभारत। इस तरह चीज़ों को थोड़ा दिमाग में बिठाते हुए चलो, ठीक है, दोबारा टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का आपको। ऋग्वेद में जो नदियों का मेंशन है उसमें से जो सिंधु नदी है यानी जो इंदस रिवर है उसको सबसे ज़्यादा बार मेंशन किया गया, दिस इज द मोस्ट मेंशनड रिवर इन ऋग्वेद। और जो सरस्वती नदी है उसको मोस्ट होली रिवर माना जाता है, ठीक है, इसको नदी तमा भी बोलते हैं। गंगा नदी का मेंशन सिर्फ एक बार हुआ है ऋग्वेद में, और यमुना नदी का मेंशन 3 बार हुआ है, और नर्मदा नदी का मेंशन कहीं नहीं हुआ है, नो मेंशन ऑफ नर्मदा रिवर इन ऋग्वेद। इतनी चीज़ें याद रहेंगी आपको ये फैक्ट्स। सोसाइटी जो उस टाइम थी अर्ली ऋग्वेदिक पेज में वो हमारी थी आर्यंस और नॉन आर्यंस। आर्यंस को बोलते थे, आर्यंस ही बोलते थे, और नॉन आर्यंस को हम दासा और दस्यु बोलते थे, राइट। उस टाइम सोसाइटी में कास्ट सिस्टम नहीं था, बस यही था आर्यंस और नॉन आर्यंस, ठीक है। और हमारे पास कुछ फीमेल ऋषि मुनि भी थे, फीमेल सेजेस थी, उनके नाम थे घोषा, सिक्ता, अपाला। ये लोग हमारी फीमेल सेजेस थी, इन लोगों ने ऋग्वेद को कंपोज करने में हमारी हेल्प भी करी, ठीक है। चाइल्ड मैरिज, सती, ऐसी चीज़ें बिल्कुल एब्सेंट थी उस टाइम अर्ली वैदिक पीरियड में। विडो रीमैरिज प्रिवेलेंट थी, विडो रीमैरिज होती थी, अलाउड थी, ठीक है। गाय को, काऊ को अघन्य माना जाता था। अघन्य मतलब इनको मारा नहीं जाएगा, किल नहीं किया जाएगा काउस को, ठीक है। और जो जन होते थे, जनास, जन जो होते थे उनको कौन हेड करेगा, राजन करेगा, राजा करेगा, ठीक है। राजा को हेल्प कौन करता था, पुरोहित हेल्प करता था, ठीक है। बहुत सारे कुल को मिला के एक ग्राम बनता था और ग्राम का हेड होता था ग्रामिनी, ठीक है। एक वज्रपति नाम की अथॉरिटी होती थी। वज्रपति जो होता था वो बहुत बड़े लैंड पे उसका कब्जा, उसकी अथॉरिटी होती थी, ठीक है, याद रखना इसको। अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड की पॉटरी कैसी होती थी, ऑकरे कलर्ड पॉटरी होती थी, OCP, और पेंटेड ग्रे वेयर भी होता था, PGW भी होती थी। तो ये क्वेश्चन भी आते हैं कि उस टाइम पे कौन सी पॉटरी होती थी, राइट। आर्यन ने स्पोक्ड व्हील्स का इन्वेंशन किया था। स्पोक्ड व्हील्स का इन्वेंशन सबसे पहले किसने किया था, आर्यंस ने किया था, ये बात याद रखना। इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या क्या थी, हंटिंग थी, कारपेंट्री थी, वीविंग थी, चैरियट मेकिंग थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें ये लोग करते थे, राइट। अच्छा, कॉइन्स का बहुत ज़्यादा प्रचलन अभी भी नहीं था। कॉइन्स के बारे में बिल्कुल इनको पता नहीं था अभी भी, ठीक है। और यहाँ पे एक्सचेंज के लिए काउस का और गोल्ड ऑर्नामेंट्स जैसी चीज़ों का यूज़ किया जाता था, ठीक है ना। यहाँ पे आइडल वर्शिप बिल्कुल नहीं होती थी। गॉड, इनके जो डिटी होते थे वो एंथ्रोमॉर्फिक होते थे, ह्यूमन फॉर्म में होते थे, राइट। इनके जो इंपॉर्टेंट गॉड्स थे वो थे इंद्र, ठीक है, वरुण, अग्नि, यम, सोम, ये सब इनके इंपॉर्टेंट गॉड्स थे, राइट। विष्णु भी एक छोटे से माइनर गॉड थे ऋग्वैदिक पीरियड में, बहुत बड़ा नाम नहीं था विष्णु का अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड में, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रीस्ट कौन से थे अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड में, इंपॉर्टेंट प्रीस्ट थे महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र। इन लोग का नाम बहुत ज़्यादा प्रचलित था। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो कौन से वेद से इमर्ज हुए हैं ये भी जानना ज़रूरी है आपको। जैसे कि इंडियन म्यूज़िक का ओरिजिन कहाँ से माना जाता है, सामवेद से, ठीक है। वर्ण और शूद्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल पहली बार ऋग्वेद में हुआ है, ऋग्वेद के 10th मंडल में। गायत्री मंत्र जिसको विश्वामित्र ने कंपोज किया था, इसका भी ओरिजिन जो है ऋग्वेद में ही है, ऋग्वेद के 3rd मंडल में, राइट। गोत्र वर्ड का मेंशन कहाँ हुआ है, गोत्र वर्ड का मेंशन पहली बार अथर्ववेद में हुआ है, याद रखना, ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। सोम जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक होती है उसको ऋग्वेद के 9th मंडल में मेंशन किया गया है, ठीक है। जो सोसाइटी का 4 क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है, क्षत्रिय, ठीक है, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, ये सब किस में किया गया है, पुरुष सूक्त में किया गया है, ठीक है। और पुरुष सूक्त जो है वो ऋग्वेद के 10th मंडल में है, ये चीज़ याद रखना आप। और जो 3 आश्रम्स की बात की गई है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वनप्रस्थ वाला, वो छंदोगया उपनिषद में उसकी बात की गई है। छंदोगया उपनिषद में पहले 3 आश्रम की बात छंदोगया उपनिषद में की गई है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो 4 आश्रम की बात की गई है जिसमें संन्यास को भी इंक्लूड कर दिया जाता है, तो वो ज्वाला उपनिषद में है, ठीक है। छंदोगया उपनिषद में 3 आश्रम की बात की गई है, ज्वाला उपनिषद में 4 आश्रम की बात की गई है, ठीक है। संसार मतलब ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल,
इसकी बात ऋग्वेद में की गई है। ये सारी बातें याद रखना। बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजाओं का युद्ध, ठीक है, जिसमें जो रावी नदी के किनारे हुआ था, ये भी ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है। सत्यमेव जयते का जिक्र कहाँ किया गया है? सत्यमेव जयते ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है, मुंडका उपनिषद। इतनी बातें आपको अर्ली वैदिक पीरियड के टेक्स्ट और उनकी सोसाइटी के बारे में पता होनी चाहिए। नाउ लेट्स बिगिन विद द लेटर वैदिक फेज। लेटर वैदिक फेज में क्या क्या था? ये लगभग 1000 BC से लेकर के 600 BC तक था। थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में ले लेते हैं अब। लेटर वैदिक फेज के सोर्सेस क्या क्या हैं? लेटर वैदिक फेज की इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें सामवेद से, यजुर्वेद से और अथर्ववेद जैसी चीज़ों से। ठीक है। इसके कुछ और भी सोर्स हैं, जैसे ब्राह्मणास है कुछ, ठीक है, जो कि वेदास को एक्सप्लेन करती है ना, बताया था। और अरण्यकास से भी हमें लेटर वैदिक फेज की जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है, जिसमें मेटाफिजिक्स और सेक्रीफाइस वगैरह की बातें की जाती है। बता था ना, फॉरेस्ट बुक है अरण्यकास। और उपनिषद से भी हमें लेटर वैदिक फेज की जानकारी मिलती है। ठीक है, जो कि आत्मा और ब्रह्मा के कनेक्शन की बात करता है। उपनिषद फिलोसफिकल बुक है, राइट। इन सारी चीज़ों से हमें लेटर वैदिक फेज की जानकारी मिलती है। लेटर वैदिक फेज की सोसाइटी के फीचर्स कुछ इस तरह थे कि यहाँ पे 4 फोल्ड वर्ना सिस्टम स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पे अनटचेबिलिटी की शुरुआत हो चुकी थी। वुमेन की जो पोजीशन थी वो डिग्रेडेड हो चुकी थी। हमने देखा अर्ली वैदिक फेज में कैसे वुमेन पार्टिसिपेट करी थी ऋग्वेदा को लिखने में, स्कॉलर्स थी वुमेन, बट लेटर वैदिक फेज में वुमेन की पोजीशन डिग्रेड हो चुकी थी। ठीक है। जो मेल मेंबर थे अपर 3 वर्नास के, ठीक है, उनको क्या बोला जाता था? द्विजा। द्विजा यानी कि ट्वाइस बॉर्न। ठीक है। इन लोगों का ही उपनयन होता था। अपर मेल मेंबर्स ऑफ 3 अपर, मतलब अपर 3 वर्नास के जो पहले 3 वर्नास हैं उनके मेल मेंबर्स का उपनयन होता था, राइट। इनको सैक्रेड थ्रेड पहनाया जाता था। ऐसे और कुछ था, जैसे कि कुछ वुमेन थी गार्गी और मैत्री जैसी। इन लोगों ने नॉलेज में कुछ अकम्प्लिश लिया। ये लोग लेटर वैदिक फेज की वुमेन थी, याद रखना, गार्गी मैत्री। इनको अर्ली वैदिक मत कर देना, ओके। यहाँ पे सती, चाइल्ड मैरिज एब्सेंट था, अभी भी नहीं शुरू हुआ था। लेकिन विडो रीमैरिज भी एब्सेंट हो गया था, जो कि अर्ली वैदिक एज में प्रेजेंट था, राइट। यहाँ पे गोत्र का इंस्टीट्यूशन शुरू हुआ और गोत्र की जो गोत्र था, ठीक है, गोत्र वगैरह की जानकारी यहाँ से मिलनी शुरू होती है, हमें प्रैक्टिस ऑफ गोत्र शुरू होती है, राइट। जो जन पे राज करने वाले राजन थे, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, उन्होंने यहाँ पे कुछ सैक्रिफाइसेस करने स्टार्ट किए, जैसे राजस्यु किया। राजस्यु मतलब कोरोनेशन सेरेमनी, और अश्वमेध यज्ञ शुरू किया। ठीक है, टू बिकम द रूलर ऑफ ऑल द डायरेक्शंस, ताकि वो चक्रवर्ती राजा बन सके। ठीक है। वाजपेयी शुरू किया। वाजपेयी मतलब रिवाइटलाइजेशन ऑफ एजिंग, ज़्यादा जल्दी मतलब एज ना करें, वाजपेयी, राइट। ये सारी चीज़ें हुई। यहाँ पे जो सभा और समिति कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा रिड्यूस हो गया। ठीक है। वुमेन को असेंबली में आना अलाउड नहीं था, राइट। और राजन जो है कुछ टाइटल्स लेने लगे, जैसे सम्राट, ठीक है, एक रथ, विराट, ये सारे टाइटल्स राजा खुद को देने लग गए। यहाँ पे जो चीफमैनशिप थी वो हेरिडिटरी होने लग गई, लोग अपनी जनरेशन को पास ऑन करने लगे चीफशिप। आयरन की खोज लेटर वैदिक फेज में हुई, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, याद रखना, राइट। और फायर का यूज़ किया जाता था फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए, कल्टीवेशन के लिए, राइट। फायर का यूज़ होना फॉरेस्ट को कल्टीवेट करने के लिए, कल्टीवेबल बनाने के लिए, और आयरन का यूज़ लेटर वैदिक फेज में स्टार्ट हुआ। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। टैक्सेस 2 फॉर्म में लिए जाते थे, बलि और भागा। बलि होता था 1/6 और भाग होता था 1/12। ठीक है, राजा के खजाने में जाता था ये। अच्छा, जो खजाने को संभालता था, जो ट्रेजरर होता था, उसका नाम क्या था? संग्रहित्री, संग्रहित्री। ठीक है। और भागदुखा, भागदुहा, ये लोग टैक्स को कलेक्ट करते थे और राजा के खजाने की रक्षा करते थे। पॉटरी यहाँ पे PGW ही थी, पेंटेड ग्रेववेयर, राइट। इस एज में वरुण और इंद्र जैसे गॉड अपनी प्रोमिनेंस को खो चुके थे। यहाँ पे सुप्रीम गॉड उभर कर सामने आए, प्रजापति और आदि पुरुष जैसे लोग, राइट। इतनी बातें आपको याद रखनी है। आइडल वर्शिप की शुरुआत थोड़ी थोड़ी हो चुकी थी, राइट। मैजिक और ओमेन ऐसी चीज़ों पे अर्ली वैदिक के लोग बिलीव नहीं करते थे, बट लेटर वैदिक के लोग बिलीव करना शुरू कर चुके थे, राइट। जो मैंने बताया कि 4 आश्रम की शुरुआत हुई, वो 4 आश्रम कौन कौन से थे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास, राइट। इनका जिक्र किसमें हुआ था मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, जबाला उपनिषद में। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। अच्छा, हमने ओवरऑल कुछ वैदिक देवताओं के नाम लिए, जैसे कि इंद्र को गॉड ऑफ लाइटनिंग बोलते हैं। हमने वायु की बात की, यानी गॉड ऑफ एयर। अग्नि को तो आपको पता है, गॉड ऑफ फायर, ठीक है। सूर्य की बात की, जो कि गॉड ऑफ लाइफ सोर्स है, राइट। और हमने बात की रुद्र की, जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। अदिति भी थी, ठीक है, मदर ऑफ गॉड्स। वरुण क्या है? वरुण गॉड ऑफ वाटर है, राइट। विष्णु क्या है? विष्णु सबसे कम मेंशन गॉड है, सिर्फ 3 श्लोक इनके बारे में लिखे गए हैं, याद रखना, राइट। पृथ्वी तो आपको पता ही है, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी है, ठीक है। प्रजापति और आदि पुरुष ये सुप्रीम गॉड माने जाते हैं, ठीक है।
और पुशान भी एक गॉड थे जो कि गॉड ऑफ शूद्रास थे, गॉड ऑफ शूद्रास, याद रखना पुशान। और कैटल प्रोटेक्शन के लिए प्रे किया जाता था पुशान से, तो पुशान वगैरह का नाम याद रखना, राइट। थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए आ जाता है एग्जाम में। सबसे ज़्यादा वेदास में मेंशन किए जाने वाले कौन से गॉड हैं? इंद्र हैं, इनके बारे में 250 हिम्स है, ठीक है। और सबसे कम विष्णु का जिक्र है, सिर्फ 3 श्लोक इनके बारे में दिए गए हैं, ठीक है। इंद्र को पुरांधार भी बोला जाता था, यानी कि डिस्ट्रॉयर ऑफ फूड्स। ये सारी चीज़ें आपको वैदिक देवी देवताओं के बारे में पता होनी चाहिए। इसके साथ ही हमने आपका प्री हिस्टोरिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन और आपका वैदिक एज यहाँ पे हमने रिवीजन खत्म किया है। अभी हम फटाफट से फिलहाल पहले संगम एज को देख लेते हैं, उसके बाद डायनेस्टीज़ को शुरू करते हैं पढ़ना, राइट। संगम एज को बाद में देखने से अच्छा अभी देख लो। हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। संगम होता क्या है? संगम असेंबलीज थी तमिल पोइट्स की। तमिल पोइट्स राजा महाराजाओं के पैट्रोनेज में एक जगह मिलते थे, उनको संगम असेंबलीज बोला गया। यहाँ पे संगम लिटरेचर्स लिखे गए, ठीक है। संगम लिटरेचर जो यहाँ पे लिखे गए, यही मेन सोर्स है हिस्ट्री का फॉर एंशिएंट साउथ इंडिया। जैसे नॉर्थ इंडिया का हमारा ऋग्वेद वगैरह वेदास है सोर्स, वैसे ही साउथ इंडिया का सोर्स संगम लिटरेचर्स है, ठीक है। 3 संगम्स हुए जिसको 8598 पोइट्स ने अटेंड किया, राइट है। पहला जो संगम था वो कहाँ हुआ था? ओल्ड मदुरई में हुआ था। ओल्ड मदुरई में पहला संगम हुआ था जिसको ऋषि मुनि अगस्त्य ने अटेंड किया था, ठीक है। मुनि अगस्त्य नॉर्थ से साउथ में गए थे, बनारस के थे ये, साउथ में गए थे फैलाने वेदास की नॉलेज को। तो फर्स्ट संगम इनकी देखरेख में हुआ, प्रेसिडेंसी में हुआ, ऋषि अगस्त ने करवाया, ठीक है। सेकेंड संगम कहाँ पे हुआ? कपाडापुरम में हुआ। इसमें अगस्त्य के साथ साथ टोलका पियर भी थे। टोलका पियर ने टोलका पियम लिखी थी जो कि तमिल ग्रामर है, ठीक है, फेमस। थर्ड संगम कहाँ पे हुई? थर्ड संगम न्यू मदुरई में हुई। फर्स्ट वाली ओल्ड मदुरई में हुई, सेकेंड वाली कपाडापुरम में हुई और थर्ड वाली भी मदुरई में ही हुई, न्यू मदुरई में। यहाँ पे नक्कीकर थे प्रेसिडेंट, नक्कीकर, ठीक है। फर्स्ट के प्रेसिडेंट थे अगस्त्य, सेकंड में अगस्त्य और टोलका पियर दोनों थे और थर्ड में नक्कीकर थे। संगम की ये तीनों कॉन्फ्रेंसेस आपको याद रहेंगी, राइट। इतनी चीज़ें याद रखना, ओके। तमिल किंगडम्स का जिक्र कौन से इंस्क्रिप्शन में मिलता है? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन अगर खारवेल का आप देखोगे, कलिंग वाला, तो वहाँ पे तमिल किंगडम्स का जिक्र होता है। कुछ संगम लिटरेचर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि शिलापद्दीकरम के बारे में पता होना चाहिए। किसने लिखा है? इलांगो इदगल ने लिखा है शिलापद्दीकरम। शिलापद्दीकरम किसके बारे में है? लव स्टोरी ऑफ कोवलन, कनागी एंड माधवी, ठीक है। कोवलम, कनागी और कनावी एंड माधवी की लव स्टोरी है शिलापद्दीकरम, ओके। मनी मेकलाई किसने लिखा है? सित्तालाई सतनार ने लिखा है। याद रखना, शिलापद्दीकरम किसने लिखा है? इलांगो अदिगल ने। और मनी मेकलाई किसने लिखा है? सित्तालाई सतनार ने लिखा है, ओके। ये लेक्चर रिवीजन के लिए है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा कि आपको ये सब पता है ऑलरेडी। मनी मेकलाई सित्तालाई सतना ने लिखा है, देखो नाम से भी मैच हो रहा है, मनी मेकलाई सित्तालाई। शिलापद्दीकरम इलांगो अदिगल, दोनों में आ रहा है अदिगल, डी आ रहा है, राइट। तोल्काप्पियम तो पता है, तोल्काप्पियर, राइट। ये वर्क ऑफ तमिल ग्रामर है। थिरुक्करल किसने लिखा है? तिरुवल्लुर ने लिखा है। इसको बाइबल ऑफ तमिल बोलते हैं, राइट। शिवागा सिंदामणि, ये शायद आपने ना सुना हो, शायद बूस्टर में भी नहीं दिया है, याद रखना है इसको। शिवागा सिंडामणि, राइट। ये लिखा है तिरुत्तकर देवादास ने, ठीक है। तिरुत्तकर देवास, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, एक बार देख लो इसकी स्पेलिंग। ये है शिवागा सिंडामणि, राइट। शिवागा सिंडामणि किसने लिखा है इसको? तिरुत्तकर देवस ने, ठीक है। ये जैन मुनि थे, इन्होंने लिखा है, ठीक है। इसको शिवागा सिंदामणि को जीवक चिंतामणि के तौर पर एग्जाम में पूछा जाता है। जीवक चिंतामणि किसने लिखा था? तिरुत्तकर देवस ने लिखा था। इतनी चीज़ें याद रहेंगी। अभी पहले हम कुछ संगम किंगडम के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एंशिएंट चोलास के बारे में पढ़ना। एंशिएंट चोलास के बारे में पढ़ लो फटाफट, ठीक है। एंशिएंट चोलास की जो कैपिटल थी वो थी पुहार। पुहार का असली नाम था कावेरीपट्टनम, और एक कैपिटल थी इनकी बाद में उरायूर। उरायूर कॉटन ट्रेड के लिए बहुत फेमस थी। तो चोलास की 2 कैपिटल याद रखना, एक तो पुहार और दूसरी उरायूर। पुहार का नाम कावेरीपट्टम भी था और उरायूर जो है वो कॉटन के ट्रेड के लिए फेमस था। तो चोलास की कैपिटल कंफर्म हो गई, ठीक है। चोलास का एम्बलम क्या था? टाइगर था, राइट। ये भी याद रखना है आपको। चोलास के टाइम पे कावेरीपट्टम, उरायूर के अलावा एक और फेमस सेंटर था ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए, उसका नाम था अरिकामेडु। अरिकामेडु भी बहुत फेमस था, राइट। अच्छा, चोलास के जो अर्लीस्ट किंग हैं जिन्होंने श्रीलंका पे कैप्चर करा, उनका नाम था एलारा। सबसे अर्लीस्ट नोन किंग है वो एलारा ही हैं। उसके बाद करिकल का नाम सामने आता है, करिकल का, ठीक है। इन्होंने ही पुहार की खोज करी, ठीक है। यहाँ पे डैम वगैरह बनवाए कावेरी नदी के आसपास। तो इतनी चीज़ें आपको एंशिएंट चोलास के बारे में पता होनी चाहिए। उसके बाद हम एंशिएंट पांड्यास की बात करेंगे। पांड्यास की कैपिटल थी मदुरई। मदुरई कहाँ पे है?
वैगई रिवर के किनारे है, वैगई नदी के किनारे है। ये बहुत ही बड़ा सेंटर था ट्रेड और इंडस्ट्री का, मदुरई, राइट। जो पांड्यास की कोस्टल कैपिटल थी वो थी कोरकई। कोरकई एक बहुत ही फेमस पोर्ट था, अपने पर्ल्स के लिए जाना जाता था। और मेगास्थनीज जो है, इसको पहली बार मेंशन मेगास्थनीज ने करा था। कौन से पोर्ट को? कोरकई पोर्ट को, जो कि पर्ल्स के लिए, मोतियों के लिए बहुत फेमस था। ठीक है, तो हमने पांड्यास की दो कैपिटल देखी, एक तो नॉर्मल कैपिटल देखी मदुरई जो कि वैगई नदी किनारे था, और एक कोस्टल कैपिटल देखी कोरकई जो कि एक पोर्ट था और पर्ल्स के लिए बहुत फेमस था। ठीक है, इतनी चीज़ें याद हो गई। इनका एम्बलम क्या था? पांड्यास का एम्बलम था फिश, जिसको कार्प बोलते हैं। और चोलास का क्या था? टाइगर था, याद है ना। और एक चीज़ याद रखना, इसका जो नोटवर्दी रूलर जो थे आपके पांड्या में, उनका नाम था नंदन जेलियान। एंशियंट पांड्या के बहुत ही नोटवर्दी रूलर थे। ठीक है, इनके रोमन से भी ट्रेंड थे और इन्होंने बहुत जगह मिशनरीज वगैरह भेजी थी। उतना जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल यहीं भी रोकते हैं और बात करते हैं एंशियंट चेरास की। चेरास को केरला पुत्रास ही बोलते थे। क्या बोलते थे? केरला पुत्रास। इनकी कैपिटल क्या थी? वंजी इनकी कैपिटल थी, वंजी या कर्रूर भी बोलते थे। इनके टाइम में भी कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे, जैसे कि मुजरिस, तोंडी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फेस थे। और बहुत जो स्पाइसेस का ट्रेड होता था ना, क्योंकि केरला से स्पाइसेस का ट्रेड होता था, तो स्पाइसेस के ट्रेड के लिए टोंडी पोर्ट, मुजरिस फोर्ट बहुत फेमस था रोमन्स के लिए, राइट। और दूसरी चीज़, इनका जो सिंबल था, एम्बलम था, वो बो एंड एरो था। ठीक है, तीनों के एम्बलम याद रखना। चोलास का क्या एम्बलम था? टाइगर। पांड्यास का क्या एम्बलम था? कार्प यानी फिश। और चेरास का क्या एम्बलम था? बो एंड एरो। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो थे सेंगुटुवन, जिनको रेड चेरा भी बोला जाता था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे ये, जिन्होंने कन्नागी का इस्टेब्लिशमेंट करा। कन्नागी क्या थे? ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, राइट। ही वॉज द फर्स्ट किंग फ्रॉम साउथ इंडिया जिन्होंने चाइना में एम्बेसडर भेजा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, कौन से ऐसे साउथ इंडिया किंग थे जिन्होंने चाइना में पहली बार एम्बेसडर भेजा? तो ही वॉज सेंगुटवन, द रेड चेरा। ठीक है, इतनी चीज़ें याद हो गई चेरा के बारे में। तो बस चोला, चेरा, पांड्या के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मैंने आपको बता दिया। इनके थोड़े से एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जान लो। ठीक है, इनके टाइम में जो किंगडम था वो डिवाइडेड था। सबसे ऊपर होते थे मंडलम या फिर नाडु। ठीक है, यानी कि प्रोविंस को मंडलम या नाडु बोलते थे ये लोग। उसके नीचे होते थे टाउन्स, जिसको उर बोलते थे, उर यानी टाउन। उसके नीचे होते थे सिरूर यानी कि स्मॉल विलेजेस। और सबसे नीचे होते थे पेरूर यानी कि बिग विलेजेस। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखना इनके बारे में। और ये जो मिनिस्टर्स होते थे, क्योंकि मिनिस्टर्स चेयर पे बैठते होंगे, तो इसलिए अमाई चेयर नाम था मिनिस्टर्स का। इनके टाइम पे जो प्रीस्ट थे, प्रीस्ट को बोलते थे अंथनर। ठीक है, कोई अनर्थ ना होने पाए इसलिए प्रीस्ट रहेंगे, राइट। मिलिट्री को तो सेनापतियार बोलते थे, सेनापति ही बोलेंगे, सेनापतियार बोलते थे मिनिस्टर को। उर्रार कौन होते थे? उर्रार होते थे स्पाइस, जासूसों को उर्रार बोलते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इनके टाइम पे लैंड टैक्स लिया जाता था, जिसको बोला जाता था कराई। इन तीनों किंगडम, साउथ के किंगडम से, संगम किंगडम्स में कराई क्या था? लैंड टैक्स था ड्यूरिंग संगम एरा। वरियम क्या था? वरियम एक तरह का टेरिटरी यील्डिंग टैक्स था एक तरह का, और वरियर वो था जो टैक्स को कलेक्ट करता था। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। संगम पीरियड में क्या सोसाइटी का डिवीज़न हो रखा था? यस, एक सोशल क्लास भी था, एक रूलिंग क्लास था और एक लोअर क्लास था। रूलिंग क्लास को बोला जाता था अरासर बोला जाता था, और जो लोअर क्लास पीपल था उसको कदासियार बोला जाता था। ठीक है, रूलिंग क्लास वॉज अरासर एंड लोअर क्लास वॉज, जो पीपल थे नॉर्मल लोग, उनको कदासियार बोला जाता था। जो लोग ट्रेड एंड कॉमर्स में इन्वॉल्व होते थे उनको वानीगर बोला जाता था। क्या? वानीगर। और जो लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते थे उनको वेलालर या वेलालूर बोला जाता था। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे ऊपर रूलिंग क्लास होगा अरासर, लोअर क्लास कदासियार, जो लोग ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहे हैं उनको वानीगर, और जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है उनको वेलालर या वेलुलूर। इतनी चीज़ें भूलोगे तो नहीं, याद रहेगा। आगे बढ़ो। संगम एज के मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटी कौन थे? मुरुगन वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेवरी ऑफ सोल्जर्स के लिए किसको याद किया जाता है? नाडुकल को। नाडुकल वॉज ऑल्सो हीरो ऑफ संगम सोसाइटी। नाडुकल को याद किया जाता है, याद रखना है इसको। ठीक है, एक चीज़ याद रखना कि संगम एज में 5 तरीके के लैंड का मेंशन किया गया है। ठीक है, किस में मेंशन किया गया है? टोलकप्पियम में। टोलकप्पियम जो है ना तमिल ग्रामर, उसमें 5 तरीके के लैंड का मेंशन किया गया है। इससे बहुत क्वेश्चन आता है। तो 5 तरीके के जो लैंड है वो हैं कुरिंजी, मुल्लई, मरुदम, नेदल एंड पलाई। जो कुरिंजी है आपका वो है हिली ट्रैक्ट्स को कुरिंजी बोलते हैं। मुल्लई किसको बोलते हैं? पैस्टोरल ट्रैक्ट्स को। मरुदम ऐसी जगह को जहाँ एग्रीकल्चर हो रहा हो, ठीक है, दम लगा के एग्रीकल्चर हो रहा हो। नेडल किसको बोलते थे? कोस्टल एरियाज़ को बोलते थे नेडल। और पलई बोलते थे डेजर्ट वाले एरिया। ठीक है,
तो मरुदम और पलई में कंफ्यूज मत होना। मरुदम जो है एग्रीकल्चर वाला एरिया है और पलई जो है वो डेजर्ट वाला एरिया है। नेडल कोस्टल एरिया है, मुल्लई पेस्टोरल एरिया है और कुरिंजी आपके हिली ट्रैक्स हैं। ये 5 लैंड्स का ड्रिफ्ट कहाँ हुआ है? टोलकाप्पियर में हुआ है, व्हिच वाज रिटन बाय टोलकाप्पियर। इतनी चीज़ें आपको संगम एज के बारे में पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे प्री मॉडर्न पीरियड की, यानी कि महाजनपदास की, जो पीरियड चलता है लगभग 600 BC से 400 BC तक, राइट। इस पीरियड का, महाजनपदा वाले पीरियड का सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है? एक तो सबसे फेमस सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है अंगुत्तरा निकाय। अंगुत्तरा निकाय एक तरह का बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, और एक भगवती सूत्र है जैनिज्म का, भगवती सूत्र, उससे भी पता चलता है, ठीक है, क्योंकि बुद्धिज्म जैनिज्म इसी पीरियड से कंसाइड करते थे। तो इन लोगों का जिक्र अंगुत्तरा निकाय और भगवती सूत्र वगैरह में मिल जाता है। सबसे पहले कॉइन्स का यूज़ प्री मॉडर्न पीरियड में हुआ, उसको बोलते थे पंचमार्क कॉइन्स, पंचमार्क कॉइन्स। और प्री मॉडर्न पीरियड में, महाजनपदा पीरियड में आयरन टूल्स का और एग्रीकल्चर का जम के यूज़ होता था। इनके टाइम पे जो पॉटरी उभर कर सामने आई वो थी NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड पॉटरी। अभी तक आप PGW पढ़ रहे थे, ठीक है, OCR पढ़ रहे थे, अभी आ गई है NBPW, समझ गया ना। ब्राह्मी स्क्रिप्ट पहली बार अपीयर हुई हमारे प्री मॉडर्न पीरियड में या फिर महाजनपदा वाले पीरियड में। वुमेन की पोजीशन बद से बदतर हो चुकी थी, और जो अनटचेबिलिटी कंडीशन थी वो भी बद से बदतर हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। इतनी चीज़ें याद रखना। महाजनपदा और उनकी कैपिटल के लिए मेरा यूट्यूब पे, इसी चैनल पे 2 मिनट का शॉर्ट्स है, जिसमें मैंने सारी महाजनपदा और उनकी कैपिटल याद करवा दी। हमारे चैनल पे आप शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाना, उसमें महाजनपदा और उनकी कैपिटल याद कर लेना। अगर आपको अच्छे से याद हो जाए तुरंत 2 मिनट के अंदर, तो कमेंट कर देना कि सर मज़ा आया। ओके, तो 2 मिनट का शॉर्ट है वो, 2 मिनट में आपको सारे महाजनपदा उनकी कैपिटल याद हो जाएंगे, राइट। उस शॉर्ट्स को देख लेना, शॉर्ट सेक्शन में जाना, वीडियोज़ में नहीं, शॉर्ट वाले सेक्शन में जाना। तो शॉर्ट सेक्शन में एंशिएंट हिस्ट्री की बहुत सारी चीज़ें मैंने छोटी छोटी याद करवाई हैं, तो महाजनपदा और उनकी कैपिटल आप वहाँ से याद कर लेना, ठीक है। 16 महाजनपदा, उनकी क्या कैपिटल थी, ये क्वेश्चन आता है, तो 2 मिनट की वीडियो से आपको याद हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। महाजनपदा के टाइम की जब इकोनॉमी का राइज कैसे हुआ वो जानते हैं, इकोनॉमी का कैसे राइज हुआ, राइट। महाजनपदा वाले पीरियड में जो इकोनॉमी बूस्ट इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे ट्रेड होता था थ्रू यूज़ ऑफ मनी, पैसे का इस्तेमाल, ठीक है। इसको बोलते थे मनी को निष्का, ठीक है, या फिर सतमना भी बोलते थे, राइट। यहाँ पे आयरन टूल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लग गया था, जैसे कि कुल्हाड़ियाँ, चाकू, रेजर्स, ब्लेड वगैरह, ठीक है, नेल्स, सिकल्स, ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर में यूज़ होने लगी, राइट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच पीजेंट्स इमर्ज होकर सामने लगे, जिनको गृहपतीज बोला जाने लगा, राइट। ये सारी चीज़ें हुई। यहाँ पे कंपलसरी टैक्स कर दिया गया था, जिसको बाली बोलते थे, ठीक है। बाली पीजेंट्स से ले जाने वाला टैक्स था। पीजेंट्स से जो लोग बाली को कलेक्ट करते थे उनको वो बोलते थे बाली साधकास, ये बात याद रखना, ठीक है। और जो लोग होते थे वो 3 तरह के विलेजेस में रहते थे। पहली कैटेगरी होती थी, ठीक है, कौन सी कैटेगरी थी पहली? जिनको भोजक नाम का आदमी हेड करता था, भोजक नाम का आदमी हेड करता था उन लोगों को, ठीक है। बहुत सारे कास्ट और कम्युनिटीज एक जगह रहती थी, उनको हेड करता था भोजक। सेकंड कैटेगरी के लोग रहते थे सब अर्बन डोमिनेटेड एरियाज में, जैसे क्राफ्टमैन हो गए, ठीक है, जो कि गांव जो शहरों से जुड़े होते थे, ऐसी सोसाइटी थी। और थर्ड कैटेगरी की सोसाइटी होती थी विलेज, बिल्कुल विलेज वाली सोसाइटी, ठीक है, बिल्कुल कंट्री के बाहर जो किनारे किनारे छोटे छोटे विलेज होते हैं ना, जैसे हंटर्स हो गए, कुछ इस तरह के लोग जो बैकवर्ड लाइफ जीते हैं, जैसे ट्राइबल्स पीपल्स हो गए, वो छोटे छोटे विलेज थर्ड कैटेगरी की सोसाइटी थी। तो 3 तरह की सोसाइटी थी, ठीक है, ये याद रखना पहली बात। तो अभी हम बात करेंगे राइज ऑफ मगध की। मगध का राइज क्यों हुआ? क्योंकि उसकी ज्योग्राफी बहुत ही स्ट्रैटेजिक थी। राजगीर और पाटलिपुत्र जैसी जगहें उनके पास थी, जहाँ पे रिसोर्सेज का अबंडेंस था, बिल्कुल आयरन का, एलोवियल सॉइल था, ठीक है। एलिफेंट का यूज़ करते थे ये लोग वॉर्स में, और मगध सोसाइटी का एटीट्यूड भी बहुत ही प्रोग्रेसिव हुआ करता था, राइट। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। बहुत ही एम्बिशियस रूलर्स हुए थे कुछ, लाइक बिंबिसार एंड अजातशत्रु, जिन्होंने मगध को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। ऐसे ही सबसे पहली डायनेस्टी को हम बात करेंगे, जो कि है हरण्यक डायनेस्टी। इसके सबसे पहले राजा थे बिंबिसार, जिन्होंने कैपिटल बनाई थी राजगृह। ही वॉज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ मगध। ये बुद्धिज़्म को पैट्रोनाइज करते थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया था किसके साथ? वज्जी संघ के साथ, राइट। इन्होंने अंगा महाजनपद को एनेक्स किया था और मगध पे मिला दिया था, राइट। ये सारी बातें आपको बिंबिसार के बारे में पता होना चाहिए। ही रूल्ड फ्रॉम 542 टू 493 BC। अजातशत्रु की बात करें तो ही रूल्ड फॉर 492 BC टू अराउंड 492 BC टू अराउंड 460 BC, राइट। ही वॉज ऑल्सो नोन एज कुनिक। कुनिक किसको बोला जाता था? अजातशत्रु को। अच्छा, बिंबिसार को क्या बोलते थे? सेनिया बोलते थे, और अजातशत्रु को कुनिक बोलते थे। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं, आपको डराने के लिए, तो डरना मत, ठीक है ना।
अजातशत्रु ने अपने ही फादर बिंबिसार को मार दिया था गद्दी पे बैठने के लिए, और बहुत ही एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाई, कोशाला और वज्जी जैसे संघों को हरा दिया, कुछ नए वेपन्स का इस्तेमाल किया जिसको बोलते थे रथ मूसल, और महाशिला कंटक वज्जी के खिलाफ यूज़ किया, तभी वज्जी को हरा पाए थे। कौन कौन से वेपन्स थे? रथ मूसल और महाशिला कंटक, दोनों के नाम याद रखना, ठीक है। इन्होंने एक फोर्टिफाइड कैपिटल बनाई जिसका नाम रखा राजगीर, ठीक है। इन्होंने भी बुद्धिस्ट काउंसिल को पैट्रोनाइज़ किया, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था उसको इन्होंने ही पैट्रोनाइज़ किया था, अजातशत्रु ने ही। कहाँ हुआ था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? राजगीर में हुआ था 483 BC में, राइट, ये चीज़ याद रखना। अजातशत्रु के बाद जो नाम आता है वो आता है उदायन का, who sat on the throne from 460 BC to 444 BC। इन्होंने अजातशत्रु को सक्सीड करा था और लगभग 16 साल तक रूल किया था, ठीक है। इन्होंने अपनी शिफ्ट कैपिटल को पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया था, राजगीर से पाटलिपुत्र, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखना। और लास्ट रूलर कौन था हर्यनक डायनेस्टी का? ही वॉज नागदशक। नागदशक अगर आए कि लास्ट रूलर कौन था हर्यनक डायनेस्टी का, तो नागदशक था, जिसको ओवरथ्रो किया था शिशुनाग ने, और शिशुनाग डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट किया था, राइट। शिशुनाग कौन थे? अमात्य थे, मिनिस्टर थे इन्हीं के, नागादशक के, और नाग बन के डस लिया शिशुनाग ने, और शिशुनाग डायनेस्टी की शुरुआत हो गई। शिशुनाग डायनेस्टी की शुरुआत होते ही सबसे पहले शिशुनाग ने मगध को एनेक्स किया, ठीक है, अवंती को एनेक्स किया, और शिशुनाग ने अपने कैपिटल को शिफ्ट किया वैशाली में, ठीक है। याद रखना, अजातशत्रु के टाइम पे कैपिटल थी राजगीर, उदायन ने कैपिटल की पाटलिपुत्र, फिर शिशुनाग ने कैपिटल शिफ्ट किया वैशाली, ठीक है। और इनका जो बेटे थे कालाशोक, शिशुनाग के बेटे थे कालाशोक, उन्होंने फिर से कैपिटल को शिफ्ट किया पाटलिपुत्र। तो पूरी एक साइकिल बन गई, ठीक है, राजगीर से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से वैशाली, और वैशाली से फिर पाटलिपुत्र, राइट। इतनी चीज़ें याद रहेंगी। कालाशोक याद रखना कि शिशुनाग के बेटे थे, अशोक के बेटे नहीं थे, ठीक है। कालाशोक ने, जिनको काकावर्ना भी बोला जाता है, इन्होंने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज करवाया था 383 BC में। फर्स्ट को किसने करवाया था? 483 BC में अजातशत्रु ने। कहाँ पे? राजगीर में। सेकंड को किसने करवाया था? 383 BC में, एग्जैक्ट 100 सालों बाद कालाशोका ने, जो कि शिशुनाग डायनेस्टी के थे, वैशाली में। इतनी चीज़ें याद रहेंगी। आगे बढ़ते हैं नंदा डायनेस्टी की तरफ, जो कि महापद्मानंदा के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी मगध में, ठीक है। इतनी चीज़ें याद रखना। और इनको सर्वतंत्रका बोला जाता था, उग्रसेन बोला जाता था, एक रथ बोला जाता था, ये सारे टाइटल इन्हीं के ही थे। लास्ट नंदा रूलर वॉज धनानंद। ही वॉज कंटेम्प्रेरी टू अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर के कंटेम्प्रेरी कौन से रूलर थे नंदा डायनेस्टी के? धनानंद, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। अब कुछ फॉरेन इन्वेजन्स भी देख लेते हैं, जो कि प्री मॉडर्न पीरियड में हुए थे, पोस्ट मॉडर्न के बाद में देखेंगे, पहले प्री मॉडर्न वाले देख लो। कुछ तो ईरानियन यानी कि पर्शियन इन्वेजन हुआ था, जिसमें एक्मेनियन रूलर डैरियस I का नाम आता है, जिन्होंने पंजाब को एनेक्स किया 518 BC में। क्योंकि ये रीजन बहुत ज़्यादा फर्टाइल था, इसलिए यहाँ पे ईरानियन एम्पायर इस्टेब्लिश करने में उनको बहुत आसानी हुई, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखना। इन्होंने एक नया फॉर्म ऑफ राइटिंग इंडिया लेकर आया, जिसका बोला जाता है खरोष्टी स्क्रिप्ट, खरोष्टी फॉर्म ऑफ राइटिंग यही लोग लेकर आए थे। दूसरा इन्वेजन था ग्रीक इन्वेजन, जो कि 327 BC से 325 BC तक चला था। अलेक्जेंडर का इन्वेजन इसी को बोलते हैं, ठीक है। इन लोगों ने ईरानियन एम्पायर को डिस्ट्रॉय किया। अलेक्जेंडर ने हिंदू कुश माउंटेन को क्रॉस किया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक आ गए। यहाँ पे हुई बैटल ऑफ हिडाप्सिस, किसके साथ हुई? पोरस के साथ, ठीक है। पोरस, जो कि झेलम से लेके रावी नदी के किनारे के राजा थे, उसके बीच के राजा पोरस थे। इन्होंने अलेक्जेंडर से लड़ाई लड़ी, और लेकिन ये हार गए। कुछ देर तक तो ये रेजिस्टेंस दिया, बट हार गए। लेकिन अलेक्जेंडर पोरस की बहादुरी से बहुत इंप्रेस हुए। उन्होंने फिर से उनको गद्दी बिठा दिया 325 BC में, और अलेक्जेंडर की डेथ हो गई 323 BC में, बेबीलोन में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है ग्रीक इन्वेजन के बारे में। पहले ईरानियन हुआ, फिर ईरानियन को एम्पायर को हटा दिया ग्रीक अलेक्जेंडर वगैरह ने, फिर पोरस से लड़ाई हुई, पोरस से गद्दी बिठा के चले गए। प्री मॉडर्न में इतना ही याद रखना है। अब बात करेंगे मॉडर्न एम्पायर की, ठीक है। मॉडर्न एम्पायर के सोर्सेज की बात करें तो इंडिका से मिलती है इन्फॉर्मेशन, इंडिका जो कि मैगस्थीन्स ने लिखी है। अर्थशास्त्र बाई कौटिल्य, कौटिल्य, इससे भी जानकारी मिलती है हमें। विशाख दत्त की मुद्र राक्षस से भी हमें जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है। इसके अलावा कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जैसे कि दीपावंसा, महावंसा, दिव्यदान, इन सब से भी हमें मॉडर्न एम्पायर की जानकारी मिलती है। बाकी जो पंचमार्क कॉइन्स हैं, NBPW पोएट्रीज़ हैं, अशोका के इंस्क्रिप्शंस हैं, चंद्रगुप्त के वुडन महल हैं, ठीक है, पाटलिपुत्र में, इन सब जगहों से भी हमें मौर्यन एम्पायर की जानकारी मिलती है। कुछ राजाओं की बात करेंगे, जैसे कि सबसे पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे। 322 BC से 298 BC तक इन्होंने राज किया था। इनको सैंड्रोकोटस बोलते थे ग्रीक लिटरेचर में। इन्होंने धनानंद से लड़ाई करी थी और अपने देश को आज़ाद कराया था नंदास से, ठीक है।
इन्होंने मौर्यन एम्पायर की नींव रखी थी 322 बीसी में। किसने इनकी हेल्प करी थी नंद लोगों को हराने में? चाणक्य ने करी थी, जिनका नाम कौटिल्य भी था। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। 305 बीसी में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को भी हराया, राइट। मैगस्थीन्स जो कि ग्रीक एम्बेसडर थे, वो सेल्यूकस के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजे गए थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस किया अपने जीवन के आखिरी वक्त में, ठीक है। और इन्होंने गद्दी छोड़ दी जानबूझ के और अपने बेटे बिंदुसार को गद्दी बिठा दिया था, राइट। और ये भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलागोला चले गए थे जैनिज्म को फॉलो करने के लिए। इन्होंने सल्ले खाना से खुद को मृत्यु दे दी। सल्ले खाना एक प्रैक्टिस है जान के ना, तो कुछ खाना पीना छोड़ देते हैं, स्टार्व करते हैं खुद को और डेथ हो जाते हैं। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हुई थी सल्ले खाना की प्रैक्टिस करते हुए। इट्स अ जैनिज्म प्रैक्टिस, राइट। सुदर्शन लेक का कंस्ट्रक्शन कराने का क्रेडिट चंद्रगुप्त मौर्य को ही जाता है। कहाँ पे था? गिरनार हिल इन गुजरात, राइट। उसके बाद गद्दी पे बैठे बिंदुसार, जो कि 298 बीसी से 273 बीसी तक थे। बिंदुसार को एमेट्रोकेट्स भी बोलते हैं ग्रीक में, ठीक है। बिंदुसार वॉज फॉलोअर ऑफ आजीविका सेक्ट, जिसको मखाली गोशाला ने फॉर्म किया था, राइट। इनके टाइम पे जो एम्बेसडर आए थे वो थे डेमेकस, जिसको एंटियोकस ने भेजा था बिंदुसार के कोर्ट में। याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में जो एम्बेसडर आए थे उनका नाम था मैगस्थीन्स, जिसको सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। लेकिन बिंदुसार के टाइम पे जो एम्बेसडर आए थे उनका नाम था डेमेकस, जिनको एंटियोकस ने भेजा था, राइट। बिंदुसार ने एंटियोकस से रिक्वेस्ट करी कि उनको कुछ स्वीट वाइन्स, कुछ ड्राइड फिक्स और एक फिलोसफर भेजें, सोफिस्ट भेजें, ठीक है। तो याद रखना ये सारी चीज़ें जो एक्सपोर्ट के लिए भेजी गई थी, सेंड करने के लिए नहीं, राइट। मतलब ये वाइन और ड्राइड फिक्स तो आ गई, बट सोफिस्ट शायद नहीं भेजा गया था, ऐसा कुछ हुआ था, राइट। तिब्बतन बुद्धिस्ट मॉन्क थे एक तारानाथ, जो कि बिंदुसार को डिस्क्राइब करते हैं एज द क्वेंकरर ऑफ लैंड बिटवीन टू सीज, दो समुद्र के बीच में लैंड को कनकर करने वाला राजा किसको बोलते हैं? बिंदुसार को। कौन बोलता है? तिब्बतन मॉन्क तारानाथ। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। बिंदुसार के बाद सबसे इंपॉर्टेंट राजा की बात होगी अशोका की, जो कि 273 बीसी से 232 बीसी तक गद्दी पे थे। इनको देवानंपिया बोलते थे, प्रियदर्शी बोलते थे। अशोका का कोरोनेशन हुआ था 269 बीसी में। इन्होंने कलिंगा वॉर लड़ा था 261 बीसी में। ये सारी चीज़ें याद रखना, ठीक है। जब इन्होंने कलिंगा वॉर की लड़ाई लड़ ली, इनको बहुत गिल्ट हुआ, तो इन्होंने बेरी घोषा की फिलॉसफी को धम्मघोषा से रिप्लेस करा। ये बिल्कुल ही बुद्धिस्ट बन गए अंडर गाइडेंस ऑफ मोगालीपुत्ता तिस्सा। मोगालीपुत्ता तिस्सा ने प्रिसाइड करा था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में, जो कि 250 बीसी में हुआ था पाटलिपुत्र में, राइट। समझ आ गया इतनी चीज़ें। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? राजगीर में। सेकंड कहाँ हुआ था? वैशाली में। और थर्ड कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। फर्स्ट हुआ था 483 बीसी में, सेकंड हुआ था 383 बीसी में और थर्ड हुआ था 250 बीसी में। फर्स्ट अंदर अजातशत्रु, सेकंड अंदर कालाशोका एंड थर्ड अंदर अशोका। प्रेसिडेंट थर्ड वाले के मोगालीपुत्ता तिस्सा थे। इतनी चीज़ें याद हो गई। अशोका ने बहुत सारी मिशनरीज भी भेजी बुद्धिज़्म को प्रोपोगेट करने के लिए श्रीलंका में और कुछ साउथ इंडियन स्टेट, सेंट्रल एशिया वगैरह में, ठीक है। अशोका की धम्मा फिलॉसफी आप लोगों को पता ही है कि 4 पॉइंट थे उसमें। टॉलरेंस था, नॉन वायलेंस था, सबसे गुड कंडक्ट करो, ये सारी बातें उसमें थी, ठीक है। एल्डर्स की रेस्पेक्ट करो, मॉन्क्स और ब्राह्मण्स की रेस्पेक्ट करो, राइट। इन्होंने एक नया ऑफिसर भी अपॉइंट करा था, धम्म महामंत्रा, जो कि धम्मा को प्रमोट करे। संघमित्रा कौन थी? अशोका की डॉटर थी संघमित्रा। इसको ताम्रपारनी भेजा था, श्रीलंका भेजा था अशोका ने, ठीक है, ताकि वहाँ की जो वुमेन है उनको बुद्धिज़्म में कन्वर्ट करने के लिए वो इंस्पायर कर सकें। किसको भेजा था? संघमित्रा को। अशोका के कुछ एडिक्ट्स पे थे जिसको डिसाइफर किया था जेम्स प्रिंसेप ने। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोका के सारे इंस्क्रिप्शंस को डिसाइफर करा। इनमें पता चला कि प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ किया गया है और स्क्रिप्ट वगैरह ब्राह्मी यूज़ करी गई है। और सिर्फ ब्राह्मी नहीं, ग्रीक, खरोष्टी, सारी स्क्रिप्ट अलग अलग रीजन में यूज़ करी गई हैं। कांधार के जो इंस्क्रिप्शन है अशोका के, वो बाईलिंगुअल हैं, उसमें ग्रीक और अरामाइक दोनों लैंग्वेज का यूज़ करा गया है, ठीक है। ये जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस हैं, एडिक्ट्स हैं, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स हैं इंडियन हिस्ट्री को जानने के, मॉडर्न पीरियड की हिस्ट्री को जानने के, ठीक है। कहाँ कहाँ मिले हैं ये? मेरठ, टोपारा, ये सारे ऐसे कुछ इंस्क्रिप्शन रॉक एडिक्ट्स हैं जो कि पिलर्स हैं, जो कि लाए गए हैं, दिल्ली में शिफ्ट किए गए हैं, राइट। कौशाम्बी, सांची, सारनाथ, हर जगह इनके हैं। लौरिया, नंदनगढ़, ये सब अशोकन साइट्स हैं, याद रखना। ये सब हड़प्पन साइट्स नहीं है, अगर एग्जाम में आ जाए तो। रामपुरवा हो गया, लुम्बिनी हो गया, ये सब अशोकन साइट्स हैं। नेशनल एम्बल ऑफ इंडिया, जो नेशनल एम्बलम है इंडिया का, उसको भी अशोका के सारनाथ पिलर से लिया गया, ठीक है। अशोका का जो नाम है, अशोका का जो नाम है वो सिर्फ कुछ ही जगह मिलता है, जैसे कि जो माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं मस्की में, गुज्जरा में और नेट्टूर में, सिर्फ वहीं पे अशोका के रॉक एडिक्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अशोका के रॉक एडिक्ट्स नहीं, अशोका का नाम सिर्फ यहीं देखने को मिलता है, मस्की, गुज्जरा और नेट्टूर वाले माइनर रॉक एडिक्ट्स में। मॉडर्न इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर में आयरन टूल्स का तो यूज़ होता ही था, एग्रीकल्चर में इरिगेशन का यूज़ होता था, ठीक है।
और फैमीन वगैरह भी आए थे, ऐसा मेंशन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। और जो टैक्सेशन रेट था वो 1/6 था, ठीक है। और क्राउन का जो लैंड होता था उसको सीता बोलते थे अशोकन पीरियड। अशोकन टाइम में या फिर मॉडर्न पीरियड में दो तरह के कॉइन्स यूज़ होते थे, एक तो होता था सिल्वर कॉइन और एक होता था कॉपर कॉइन। सिल्वर कॉइन को बोलते थे पन और जो कॉपर कॉइन्स थे उनको बोलते थे मशक। ये सारे कुछ फैक्ट्स अलग से हैं, इनको याद रखना, ठीक है। यहाँ पे हायर लेबर भी होते थे, इनको कर्माकर बोलते थे, ठीक है। ताम्रलिप्ति पता है आपको? ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति वेस्ट बंगाल की एक जगह है, ठीक है। और एक जगह है आपकी भारूच गुजरात में। ये दोनों इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हुआ करते थे मॉडर्न टाइम में, इसके नाम याद रखना। मॉडर्न सोसाइटी में इंटरकास्ट मैरिजेस भी होती थी। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह बहुत फेमस था। अनुलोम में जो है जो ग्रूम होता था वो हाई वर्ण का होता था, और प्रतिलोम विवाह में जो ब्राइड होती थी वो हायर वर्ण या कास्ट की होती थी। अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह थोड़ा सा याद रखना, मॉडर्न सोसाइटी में बहुत प्रेवलेंट था। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे कौटिल्य की साप्तांग थ्योरी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। साप्तांग थ्योरी मतलब सात ओवरऑल पार्ट थे पूरे गवर्नेंस के। सबसे ऊपर किंग होता था, उसके नीचे मिनिस्टर्स, देन टेरिटरी होती थी, देन फोर्टिफाइड कैपिटल होती थी, उसके नीचे ट्रेजरी होगी, फिर जस्टिस होगा और सबसे नीचे फ्रेंड होंगे। इसको हिंदी में बोलते थे स्वामी, अमात्य, जनपदा, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। ये 7 एलिमेंट्स थे गवर्नेंस के, एडमिनिस्ट्रेशन के, स्टेट के 7 एलिमेंट्स होते थे। तो कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी भी याद रखना, राइट। बाकी मॉडर्न टाइम के कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स के नाम पता होने चाहिए आपको, जैसे कि प्रतिवेदिका, इन्फॉर्मर्स होते थे। सीताध्यक्ष एग्रीकल्चर को सुपरवाइज करते थे। युक्ता जो होते थे वो रेवेन्यू ऑफिसर होते थे। स्थानिक कौन होते थे? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के हेड होते थे, ठीक है। राजुका कौन होते थे? रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफिसर्स होते थे, राजुका, राइट। और शुल्क अध्यक्ष आपको पता ही है, टोल कलेक्ट करने वाले, शुल्क कलेक्ट करने वाले, राइट। और ग्रामिका कौन होते थे? हेड ऑफ विलेज, राइट। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे इनके बारे में। दंडापाला कौन होते थे? हेड ऑफ पुलिस, ठीक है। नायक, सिटी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इनकी होती थी, राइट। लवणध्यक्ष ये ऑफिसर ऑफ सॉल्ट डिपार्टमेंट, लवण मतलब सॉल्ट होता है ना, तो सॉल्ट डिपार्टमेंट का जो अध्यक्ष थे वो लवणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष कौन थे? क्वाइन मिंटिंग के ऑफिसर थे, राइट। सन्निधाता बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेजरी के हेड होते थे, खजाने के हेड। प्रशस्ति प्रिजन के हेड होते थे, जेल के हेड, ठीक है। और अन्नपाला कौन होते थे? फूड ग्रेन डिपार्टमेंट के हेड। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक होता था पॉटर अध्यक्ष, पॉटर अध्यक्ष जो वेट एंड मेजर्स होते थे ना उनके हेड होते थे। कुन्य अध्यक्ष कौन होते थे? फॉरेस्ट के ऑफिसर होते थे। ये सारी बातें मॉडर्न पीरियड के बारे में आपको पता होनी चाहिए। अब हम शिफ्ट करेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड पे। पोस्ट मॉडर्न पीरियड पे पहले हम कुछ इंडिया के अंदर के राजा महाराजाओं की बात करेंगे, उसके बाद जो फॉरेन से आए थे उनकी बात करेंगे। इंडिया के अंदर में जैसे कि शुंगा, कानवा, छेदी, ठीक है, और सतवाहनाद, इनकी बात कर लेंगे। उसके बाद हम फॉरेन वालों की बात करेंगे, शाकास, कुशानाज, इन सब की, राइट। सबसे पहले इंडिया वालों की देख लो। पोस्ट मॉडर्न में सबसे पहले आता है शुंगा डायनेस्टी, जो कि 187 BC से लगभग 78 BC तक चली थी। इस शुंगास की कैपिटल थी पाटलिपुत्र। सेकंड कैपिटल इनकी थी विदिशा। किसने, कौन मेन राजा था? पुष्यमित्र शुंगा, ठीक है। इन्होंने फॉरेन इन्वेजन से देश को बहुत बचाया। पुष्यमित्र शुंगा भागवत रिलीजन को बहुत ज़्यादा रिवाइव किया था इन्होंने, ठीक है। इन्होंने भारत में एक स्तूप बनाया था। भारत स्तूप किसने बनाया? पुष्यमित्र शुंगा ने, ये बात याद रखना, ठीक है। जो पतंजलि थे ना, महाभाष्य जिन्होंने लिखी थी, पतंजलि, इन्होंने, ये जो प्रीस्ट थे, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था उस टाइम पे, ठीक है। और ये पुष्यमित्र शुंगा को सक्सीड किसने किया था? इनके बेटे अग्निमित्रा ने सक्सीड किया था पुष्यमित्र शुंगा को, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। कालिदास का जो प्ले है मालविका अग्निमित्रा, वो इन्हीं के ऊपर है। अग्निमित्रा और इनकी जो प्रेमिका थी मालविका, इन दोनों की कहानी है, मालविका अग्निमित्रा, ठीक है। अग्निमित्र ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, ठीक है। अग्निमित्र के बाद जो बेटा बना था इनका वो था वासुमित्रा, वो राजा बना था, ठीक है। शुंगा एम्पायर बिहार, बंगाल, यूपी, एमपी, इन सब जगहों पे फैला हुआ था। लास्ट रूलर जो शुंगा डायनेस्टी के थे वो थे देवभूति, और इनको कानवा डायनेस्टी के रूलर वासुदेवन ने मारा था और कानवा डायनेस्टी की शुरुआत कर दी थी। इतनी चीज़ें याद रहेंगी। शुंगा डायनेस्टी के बारे में एक चीज़ और याद रखना कि आर्ट एंड लिटरेचर को बहुत अच्छा पैटर्न मिला था, और जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है उसको एक नई हाइट मिली थी शुंगा डायनेस्टी के टाइम पे ही। कानवा डायनेस्टी की बात करें तो 73 BC से 28 BC तक चली। वासुदेव कानवा ने देवभूति, जो शुंगा डायनेस्टी के लास्ट राजा थे, उनको मार के कानवा डायनेस्टी की इस्टेब्लिश कर रही थी। विदिशा और पाटलिपुत्र इनकी कैपिटल थी। कानवा डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो थे सुसारमन। सुसारमन को सातवाहना किंग ने मारा था, ठीक है। और कानवा डायनेस्टी जो ब्राह्मण्स की थी वो पूरी एंड हो गई। कानवा डायनेस्टी ब्राह्मण्स की डायनेस्टी थी। सबसे पहले राजा थे वासुदेव और लास्ट थे सुसारमन, राइट। इसके बाद हम छेदी डायनेस्टी की भी फटाफट बात कर लेते हैं। अराउंड 1st सेंचुरी BC ये डायनेस्टी इमर्ज होकर आई थी, ठीक है। ये जो है छेदी किंग जो है, ठीक है, इनको
कलिंग के जो राजा हैं उनको खारवेल बोलते हैं, ठीक है, खारवेल। इनका एक हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन बहुत फेमस है, राइट। और जो खारवेल किंग हैं वो जैन फॉलोअर्स थे, ज़्यादा कोई जानकारी इनके बारे में है नहीं, बस खारवेल का नाम पता रखना और उनके हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के बारे में पता रखना, और खारवेल जैन के फॉलोअर थे, ये याद रखना। इसके बाद हम सतवाहनास की बात कर लेते हैं। सतवाहनास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 60 BC से लेके 225 AD तक सतवाहनास थे। सतवाहनास को आंध्रास भी बोलते हैं। सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर थे सिमुका, याद रखना, सिमुका थोड़ा अलग से नाम है, तो सतवाहनास के फाउंडर थे सिमुका। इनकी कैपिटल थी प्रतिष्ठान, ठीक है। मॉडर्न डे में इसको पैठान बोलते हैं, महाराष्ट्र में एक जगह है गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है। सतवाहनास की एक सेकंड कैपिटल भी थी अमरावती, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ गए आप। हाला किसने लिखा था? हाला ने क्या लिखा था? गाथा सप्तशती लिखी थी, ठीक है। गौतमी पुत्र सतकर्णी, इन्होंने शाकास को हराया, ये भी इंपॉर्टेंट रूलर थे सतवाहनास के, ठीक है। इन शाकास को हराया, ग्रीस को हराया, पार्थियन को हराया, सबको हराया था, राइट। इनको एक ब्राह्मण का टाइटल दिया गया था, गौतमी पुत्र सतकर्णी को, राइट। लेकिन गौतमी पुत्र सतकर्णी को किसने हराया? रुद्रदमन ने हराया। रुद्रदमन ने हराया, जो कि शाका रूलर थे। इन्होंने गौतमी पुत्र सतकर्णी को 150 AD में हरा दिया था, ठीक है। इतनी चीज़ें याद रहोगे। और एक चीज़ याद रखना, सतवाहना को रिप्लेस कौन सी डायनेस्टी ने किया था? तो वो वकाटक डायनेस्टी थी, ये बात याद रखना। सतवाहना को रिप्लेस करने वाली डायनेस्टी का नाम वकाटक डायनेस्टी था, ठीक है। सतवाहना ने बहुत सारा आर्किटेक्चर डेवलपमेंट में ध्यान दिया था। वेस्टर्न घाट्स में कुछ केव्स बनवाई गई, ठीक है, जैसे कि अजंता, नासिक, ठीक है, कान्हेरी केव्स, ये सारी केव्स बनवाई गई। नागार्जुनाकोंडा में और अमरावती में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे इनके ट्रेड के लिए, नागार्जुनाकोंडा और अमरावती। सतवाहना ने कुछ कॉइन्स भी इशू किए थे, इनको शर्पनास बोलते थे, राइट। इन्होंने लेड के कॉइन्स इशू करे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लेड के कॉइन्स किसने पहली बार इशू करे? सतवाहनास ने करे, ठीक है। यहाँ पे ब्राह्मण्स को लैंड डोनेट किया गया। ये सारी चीज़ें आपको सतवाहनास के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। वाइट मार्बल का सबसे पहली बार यूज़ जो है सतवाहनास के टाइम पे हुआ था, ये बात याद रखना। कारले चात्या लार्जेस्ट केव टेम्पल है जो कि सतवाहनास ने बनवाया था। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। सतवाहनास ने ब्राह्मणिज्म को रिवाइव कराने में बहुत बड़ा रोल प्ले करा था और ऑफिशियल लैंग्वेज जो सतवाहनास की थी वो थी प्राकृत, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ फॉरेन रूल के बारे में बात करेंगे पोस्ट मॉडर्न टाइम में। तो फॉरेन रूल्स में सबसे पहले नाम आता है इंडो ग्रीक्स का, ठीक है। इंडो ग्रीक्स 200 BC से लगभग 100 AD तक रूल किया था इंडिया में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, और दे वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। सबसे पहले इंडिया में गोल्ड कॉइन्स को इशू करने वाले कौन थे? इंडो ग्रीक्स थे, ठीक है। हेलियोडोरस जो एक इंडो ग्रीक राजा थे, हेलियोडोरस, इन्होंने स्टोन पिलर बनवाया जिसको गरुड़ पिलर बोलते हैं। कहाँ पे? बेस नगर, MP में एक जगह है विदिशा, वहाँ पे लॉर्ड वासुदेवा को डेडिकेट करते हुए, ठीक है। यहाँ पे मियंडर हैं, मियंडर करके एक थे, मिलिंद करके, इन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया, ठीक है, अंडर नागसेन ने फिर लिखा मिलिंद पन्हा, ठीक है, संस्कृत में। फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन बियरिंग इंस्क्रिप्शन ऑफ इमेजेस ऑफ किंग्स एंड गॉड, राजा और गॉड की इमेज बनी रहती थी इस पर, ठीक है। ये लोग राजा और गॉड्स की इमेज बनाते थे अपने सिक्कों पे, गोल्ड कॉइन्स पे। इन लोगों के टाइम पे गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट बहुत अच्छे से डेवलप हुआ, ठीक है, हेलेनिस्टिक स्टाइल में, ठीक है। इसको ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। हेलेनिस्टिक स्टाइल में पीछे ऑरा बना हुआ है, हेलो बना हुआ है, बीच में मूर्ति है, ग्रीक स्टाइल में, ठीक है। मैस्कुलर बॉडी होती थी, बियर्ड होती थी, माउस्टेक होती थी, इनकी इमेजेस बुद्धा को इन्होंने ऐसा बना दिया था, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा टाइम था पार्थियंस का। पार्थियंस ने भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे कैप्चर करा था, बट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है शाकाज जो है 100 AD से लेके 150 AD तक थे, ठीक है। इनको साइथियंस भी बोलते थे। फर्स्ट साका किंग था माउस वॉज द फर्स्ट साका किंग, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट साका रूलर थे वो थे रुद्रदमन, ठीक है, जिनका सेंटर था उज्जैन, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे साकास के। इनका जो इंस्क्रिप्शन है वो है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, बहुत फेमस इंस्क्रिप्शन है संस्कृत में, वो रुद्रदमन का सबसे फेमस इंस्क्रिप्शन है। रुद्रदमन ने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था, याद है ना, चंद्रगुप्त मौर्य वाली सुदर्शन लेक, उसको रिपेयर किसने करवाया था? रुद्रदमन ने करवाया था। इन्होंने बहुत ज़्यादा नंबर में सिल्वर कॉइन्स को इशू करा था वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है। सिल्वर कॉइन्स को प्रचलित करने का श्रेय सारा शाकास को जाता है। इनके इंपॉर्टेंट सेंटर्स से आर्ट के सांची, मथुरा, गांधार, ठीक है। इतनी बातें याद रखना इनके बारे में। और जो पार्थियंस मैंने बताया था, पार्थियंस के ये इंपॉर्टेंट राजा का नाम याद रखना, गोंडोफेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट राजा थे पार्थियंस के। इसके बाद बात करना ज़रूरी है कुशानास की, जो कि 50 AD से लेकर 230 AD तक थे, ठीक है। कुशानास की खास बात ये है कि इन्होंने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक पुरुषपुर नाम की जगह पे रूल स्टार्ट करा था, जिसको पेशावर बोलते हैं। और इन्होंने कैपिटल क्या बनाई अपनी? मथुरा अपनी कैपिटल बनाई। समझ लो नॉर्थ वेस्ट इंडिया से मथुरा तक फैल के मतलब कितने पावरफुल होंगे। कुशानास की डायनेस्टी को फाउंड किया था कुजुल कैटफाइजर्स ने,
और इसको फॉलो किया था वीमा कैटफाइजर्स ने, जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स को इशू करा। ठीक है। कनिष्क, कनिष्क कौन थे? एक महायान बुद्धिस्ट थे, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे कुशानास के। ठीक है। इनको सेकंड अशोका भी बोला जाता है कनिष्क को। तो क्वेश्चन आएगा कुशाना रूलर के, कौन से कुशाना रूलर को सेकंड अशोका बोला जाता है? तो आप काला शोका मार के मत जाना, कनिष्क को बोला जाता है। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, ठीक है, कश्मीर में, जिसमें वासुमित्रा को प्रेसिडेंट बनाया गया था, वो कनिष्क के टाइम पे ही हुआ था। ठीक है। अश्वघोष इस वाले काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट थे, राइट। और प्रेसिडेंट कौन था? वासुमित्रा, राइट ना। बुद्ध चरित जो कि बायोग्राफी है बुद्धा की, वो अश्वघोष ने ही कंपाइल करी है, अश्वघोष ऑफ पाटलिपुत्र ने। ठीक है ना। नागार्जुन ने आइडिया ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कस करा। ठीक है। इसलिए नागार्जुन को आइंस्टीन ऑफ इंडिया बोला जाता है। वो कनिष्क के कोर्ट में ही थे नागार्जुन। ठीक है। 78 AD में शाका एरा का जो स्टार्ट किया गया वो कनिष्क के द्वारा ही किया गया। ठीक है। दे इशूड गोल्ड स्टैंडर्ड कॉइन, 22 से 23 कैरेट के गोल्ड स्टैंडर्ड कॉइन्स इन लोगों ने इशू करे, कुशानाज ने। सत्रप सिस्टम स्टार्ट करा कुशानाज ने। ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो आते हैं, जिनको आप गलत करना है एफर्ट नहीं कर सकते एग्जाम के अंदर, राइट। यहाँ तक हमने बेसिक मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न पीरियड को बहुत ही शॉर्ट में अच्छे से देख लिया। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने कोशिश की है कि सही सही आपको बताऊँ। अगर आपको लगे फ्लो में मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया है तो कमेंट में बता देना पोलाइटली, आई विल पिन दैट कमेंट। ठीक है। तो क्योंकि इतना बड़ा बड़ा जब लेक्चर होता है ना, तो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ऑल्दो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं कुछ भी गलत मुंह से ना निकालूँ, फिर भी जब इतना बड़ा लेक्चर आप रिकॉर्ड करते हो तो इट्स वेरी ह्यूमेन कि थोड़ी बहुत एरर शायद हो ही जाएगी, मेरे ना चाहते हुए भी होगी। तो अगर ऐसी कुछ एरर आप नोटिस करो, आपने अगर पहले पढ़ा हो और लग रहा है मैं कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत बता रहा हूँ, तो उसको कमेंट में लिख देना, आई विल पिन दैट कमेंट। ओके। और आप लोग जो भी लेक्चर देख रहे हो एक बार पिन्ड कमेंट चेक कर लेना, कोई ऐसा कमेंट है तो नहीं। ठीक है। क्योंकि एग्जाम पास है, आप भी गलतियाँ एफर्ट नहीं कर सकते हो। अब बात करेंगे गुप्ता पीरियड की, जो कि चला 300 AD से लेकर 600 AD तक। ठीक है। इसको बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया या फिर क्लासिकल एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? श्री गुप्ता वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। श्री गुप्ता को फॉलो किया था उनके बेटे घटोत्कच ने। भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन जो स्कंद गुप्त का है, वहाँ से हमें गुप्ता की क्रोनोलॉजी का पता लगता है। तो क्वेश्चन आएगा कि गुप्ता किंग्स की क्रोनोलॉजी के बारे में कौन से इंस्क्रिप्शन से पता चलता है? तो स्कंद गुप्त के भिटारी पिलर इंस्क्रिप्शन से हमें गुप्ता किंग्स की क्रोनोलॉजी का पता चलता है। चंद्रगुप्त वन के बारे में बात करो, 319 AD से 335 AD तक इन्होंने रूल करा था, राइट। ही वॉज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। वैसे फाउंडर तो श्रीगुप्त थे, बट एक्चुअल फाउंडर उसे कहा जाता है जो सच में नाम करे डायनेस्टी का। ठीक है। इन्होंने महाराजा रिधराज का टाइटल लिया था। ठीक है। इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन किया, लिच्छावी प्रिंसेस कुमारा देवी से शादी करी और गोल्ड कॉइन्स को दिनार बोल के इशू करा गया था, और कुमारा देवी कॉइन्स ही बोलते थे इसको। ठीक है। चंद्रगुप्त वन के बाद आए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त वाज द सन ऑफ चंद्रगुप्त वन। ठीक है। वो नए राजा बने। इनके टाइम पे प्रयाग प्रशस्ति कंपोस्ट करी गई हरि सिंह के द्वारा, जो कि समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे। उन्होंने उनकी तारीफ़ों में प्रयाग प्रशस्ति लिख दी, इलाहाबाद में है। ठीक है। समुद्रगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया था। इन्होंने अश्वमेध कॉइन्स भी इशू करे थे। ठीक है। बैटल एक्स कॉइन थे, वीणा वाले कॉइन्स थे जिसमें वो वीणा बजा रहे हैं, ऐसे ऐसे कॉइन समुद्रगुप्त ने इशू करे। समुद्रगुप्त को एक टाइटल दिया गया था कवि राजा, बिकॉज वो बहुत अच्छे कवि थे, पोएट थे, म्यूजिशियन थे और लर्निंग के बहुत बड़े पैट्रोनाइज करते थे लर्निंग को। एक हिस्टोरियन है A.V. स्मिथ, जिन्होंने समुद्रगुप्त को बोला है नेपोलियन ऑफ इंडिया। चलो थोड़ी देर मैंने आपको बताया था कि आइंस्टीन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? नागार्जुना को बोलते हैं, राइट। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को बोलते हैं। इलाहाबाद जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, वहाँ पे समुद्रगुप्त को बोला गया है धर्म प्रचार बंधु। धर्म प्रचार बंधु किसको बोला गया है? समुद्रगुप्त को, इन इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। एक और मेघवर्ण, ये सिलोन के राजा थे। ठीक है। इन्होंने एक एम्बेसी भेजी समुद्रगुप्त के पास। ठीक है। क्यों भेजी? क्योंकि उनको परमिशन चाहिए थी कि बोधगया में एक मोनेस्ट्री बनानी है, क्या समुद्रगुप्त जी आप मुझे इजाज़त देंगे? तो मेघवर्णा ने किसके टाइम पे एम्बेसडर भेजा था? समुद्रगुप्त के टाइम पे। ये चीज़ें याद रखना। चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त के बाद आएंगे चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू ने शाकास को हराया। ठीक है। और विक्रमादित्य का टाइटल अज्यूम करा। ठीक है। उज्जैन में रूल करते थे चंद्रगुप्त टू, शाकास को हराया और विक्रमादित्य का टाइटल अज्यूम करा। ठीक है। इतनी बातें समझ गए आप। आगे देखो, इन्होंने उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन में इसके बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है। सांची इंस्क्रिप्शन में भी इनका जिक्र है। चंद्रगुप्त टू जो है पहले गुप्ता रूलर थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन्स को इशू करा, जिसपे लॉयन बने हुए थे, शेर बने हुए थे। ठीक है। एक्चुअली ये पैटर्न शाका कॉइन्स का था, बट चंद्रगुप्त टू ने भी वही पैटर्न अपनाया। मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन जो कि दिल्ली के कुतुब मीनार के पास है। ठीक है। ये भी चंद्रगुप्त टू के द्वारा ही इरेक्ट करवाया गया था।
कालिदास और अमर सिम्हा इनके नवरत्नाज में से एक थे चंद्रगुप्त टू के, ठीक है। अब चंद्रगुप्त टू के नवरत्नाज कैसे याद करने हैं, मैंने हिस्ट्री के रट्टा फिक्शन वाले प्लेलिस्ट में बता दिया है। जितनी भी रटने वाली चीज़ें हैं सारी उसमें ट्रिक्स के थ्रू याद करवाई, वो भी एक बार देख लेना। अगर उस वीडियो को आपने मेरे इन 3 वीडियो के साथ देख लिया, ठीक है, तो आप जो हमारे ग्रंथ बैच वाले स्टूडेंट्स हैं लगभग उनके आप 70% तक तो पहुँच जाओगे। अब ग्रंथ में तो भाई बहुत ज़्यादा डिटेल में करवाया है, क्योंकि उसमें 17-18 लेक्चर खाली एंशिएंट हिस्ट्री के ही हैं, तो उतना तो नहीं होगा। बट हाँ, अगर आपने हिस्ट्री रट्टा फिक्शन देख लिया और ये मेरे तीनों वीडियोज़ देख लिए एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न के, जो अगले 3 दिन तक लगातार रहेंगे, तो आप लगभग 70% ग्रंथ वालों के नज़दीक पहुँच जाओगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें याद रखना। चाइनीज़ मॉन्क्स जो थे, फाहिन भी चंद्रगुप्त टू के टाइम पे ही इनके कोर्ट में विजिट किए थे, ठीक है। इसके बाद नाम आता है एक राजा का कुमारगुप्त वन, जिन्होंने 414 एडी से लेकर 455 एडी तक रूल करा था, ठीक है। इनका एक फेमस इंस्क्रिप्शन है कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ दामोदरपुर, जिसमें इनको महाराजा धीराज कहा गया है, ठीक है। इनका और एक इंस्क्रिप्शन है एटा इंस्क्रिप्शन, जिसमें कुमारगुप्त वन का मेंशन है एटा इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। याद रखना इनका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, उन्होंने कार्तिकेय टाइप कॉइन्स को इशू किया था। याद रखना कार्तिकेय टाइप कॉइन्स को किसने इशू करा था? कुमारगुप्त वन ने। कार्तिकेय टाइप कॉइन्स पे पिकॉक बने होते थे। कुमारगुप्त वन के टाइम पे ही नालंदा यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश करी गई थी। इसके बाद जिक्र करेंगे स्कंदगुप्त का, जो कि 455 एडी से 467 एडी तक थे। स्कंदगुप्त ने भी विक्रमादित्य का टाइटल अज्यूम करा, क्योंकि इन्होंने हुंस को हराया था, हुंस के इन्वेजन से इंडिया को बचाया था, ठीक है। ऐसा भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। इसके बाद स्कंदगुप्त ने सुदर्शन लेक को फिर से रिपेयर करवाया था, जिसको रुद्रदमन ने रिपेयर करवाया था ना, तो सुदर्शन लेक को फिर से रिपेयर करवाया था स्कंदगुप्त ने। इसका भी जिक्र किया गया है जूनागढ़ वाले इंस्क्रिप्शन में रुद्रदमन के, ठीक है। स्कंदगुप्त की जब डेथ हो गई 467 एडी में, उसके बाद कुछ खास रूलर बचे नहीं गुप्ता एम्पायर में, राइट है ना। उसके बाद उसके बाद विष्णुगुप्ता थे, जो कि लास्ट गुप्ता रूलर थे, इतना याद रखना बस, विष्णुगुप्ता, ठीक है। गुप्ता के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था। पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड किया गया। सबसे ऊपर था भुक्ति या फिर भोगा, जिसको प्रोविंस बोलते थे। उसके नीचे होते थे विषया यानी डिस्ट्रिक्ट, उसके नीचे वेथिका यानी सिटी, और सबसे नीचे होते थे ग्राम यानी विलेज, ठीक है। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही फ्यूडल नेचर का था, राइट। लैंड रेवेन्यू यहाँ पे 1/4 से लेके 1/6 तक वेरी करता था। मतलब 1/4 1/6 बोल रहा हूँ, मतलब प्रोड्यूस का 1/4 और 1/4 और 1/6 जितना प्रोड्यूस हो रहा है एग्रीकल्चर में, उसका 1/4 या 1/6वां हिस्सा देना है, ठीक है। टैक्स जैसे कि सेना भक्त वगैरह लगाए जाते थे इन पे। विष्ठी यानी कि फोर्स्ड लेबर बहुत प्रेवलेंट था गुप्ता टाइम में, ठीक है। यहाँ पे लैंड ग्रांट्स बहुत ज़्यादा दिए जाते थे, जैसे अग्रहरा, ठीक है, देवग्रह, ये सारे लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे। श्रेणी क्या थी? श्रेणी एक ऑर्गेनाइजेशन था ट्रेड वाला, जो कि ट्रेडर्स अफेयर्स को गवर्न करते थे, राइट। ये सारी चीज़ें यहाँ पे याद रखना। इनके जो गोल्ड कॉइन्स थे वो बहुत ही इम्प्योर हुआ करते थे, कुशानास जितने प्योर नहीं थे, ठीक है ना। गुप्तास के टाइम पे चाइल्ड मैरिज और सती का पहला एविडेंस मिलता है कौन से इंस्क्रिप्शन से? ईरान इंस्क्रिप्शन ऑफ भानुगुप्त। भानुगुप्त का एक ईरान इंस्क्रिप्शन है, जहाँ से हमें चाइल्ड मैरिज और सती के बारे में पता लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, ठीक है ना। एक चीज़ और, यहाँ पे वज्रायनिज्म का इवोल्यूशन हुआ था गुप्ता के टाइम पे। ये बुद्धिस्ट का तांत्रिक कल्ट था, राइट। हिंदू में जो आइडल वर्शिप फेमस हुई है, गुप्ता पीरियड से ही कहीं ना कहीं फेमस हुई है, राइट। भगवतिज्म का जो इमरजेंस हुआ है वो कहीं ना कहीं गुप्ता पीरियड से ही शुरू हुआ है। विष्णु के अराउंड आसपास विष्णु की पूजा होना, गुप्ता पीरियड में बहुत ज़्यादा प्रमोशन हुआ इन चीज़ों का। हमने बहुत सारे नागरा स्टाइल टेम्पल का इमरजेंस होते हुए देखा गुप्ता पीरियड में, राइट। अजंता स्कूल ऑफ आर्ट का भी ग्रोथ गुप्ता पीरियड से हुआ, जबकि थीम उसकी बुद्धा लाइफ थी, बट कहीं ना कहीं अजंता स्कूल ऑफ आर्ट हमने गुप्ता पीरियड से ही देखा इमर्ज होना, ठीक है। इमेजेस ऑफ गॉड पहली बार अपीयर हुई गुप्ता पीरियड में। बहुत सारे फेमस नागरा स्टाइल टेम्पल हैं, दशावतार टेम्पल है झांसी यूपी का, भीतरगांव टेम्पल है कानपुर यूपी में, पार्वती टेम्पल है एमपी में, विष्णु टेम्पल है जबलपुर का, बाग केव पेंटिंग्स हैं, ठीक है। गुप्ता के पीरियड में जो इनके नवरत्नास थे चंद्रगुप्त टू के, ठीक है, उनके नाम भी देख लो, अमर सिम्हा, धनवंतरी, हरिसेना, कालिदास, क्षापांगनाका, शंकु, वराहमीरा, वरारुचु, वेताल भट्ट, ये सब नवरत्नास थे इनके कोर्ट्स के, बहुत अच्छे पोइट्स थे ये सब, ठीक है। और जो कालिदास थे, कालिदास, इनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोला जाता है। कालिदास की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं भाई, मालविकाग्निमित्र, कुमार संभव, अभिजन शकुंतला, राइट। और इनके टाइम पे और अच्छे अच्छे पोएट थे। शूद्रक थे, उन्होंने मृच्छकटिकम कटिकम लिख दी, ठीक है। वराहमीरा थे, इनकी पंच सिद्धांतिका, सुश्रुत का शुष्य समाहिता बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है सर्जरी के ऊपर। धनवंतरी ने लिखी आयुर्वेदा, अमर सिंह ने लिखा अमर कोशा, आर्यभट्ट ने लिखा आर्यभट्टियम, ब्रह्मगुप्त ने लिखा ब्रह्मफुट सिद्धांत, और भाषा ने लिखा स्वप्नवास सदत्यम। ये सारे इंपॉर्टेंट पोइट्स हैं, उनकी बुक्स हैं, याद रखना। एक और है कमंडका, कमंडका ने नीति सार लिखा, ठीक है।
याद रखना। विशाखादत्त ने मुद्र राक्षस लिखा, देवी चंद्रगुप्तम लिखा, ये सारे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, याद रखना। गुप्तास के टाइम के भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स के नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे कि जाताकास कौन होते थे, जो कि गिफ्ट और ग्रांट से रिलेटेड होते थे, ठीक है। संधि विग्रही का नाम सही पता है, मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर, ठीक है। अश्वपति जो हॉर्सेस को रखते थे, ठीक है। नरपति जो कि फुट सोल्जर्स को हेड होते थे। एक होता था महानंद नायक जो कि जस्टिस डिलीवरी करता था। महाप्रतिसार कौन होते थे, गार्ड्स के चीफ होते थे। ये सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स के नाम याद रखना, ऑफिशियल्स के नाम। अब हम कुछ और डायनेस्टीज़ की बात करेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड में, जैसे कि पुष्यभूति डायनेस्टी, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इसके फाउंडर थे नरवर्धन, ठीक है। इनका नाम पुष्यभूति भी था, नरवर्धन। 500 से 525 AD तक ये रूल किए थे। इस डायनेस्टी में और भी रूलर्स थे इंपॉर्टेंट, जैसे आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन, हर्षवर्धन। जहाँ भी वर्धन लिखा रहे समझ लो पुष्यभूति डायनेस्टी की बात हो रही है, ठीक है। तो जो प्रभाकर वर्धन थे ना, वो फादर थे राजवर्धन और हर्षवर्धन के, और हर्षवर्धन के एंसेस्टर्स को पुष्यभूति बोला जाता है ओवरऑल, राइट। इन लोगों ने वेस्टर्न यूपी वगैरह में रूल किया था, ईस्टर्न पंजाब और वेस्टर्न यूपी वाले एरिया में। इनकी कैपिटल जो थी वो कन्नौज और थानेश्वर थी, राइट। इनकी और कंटेम्प्रेरी डायनेस्टीज भी थी। पुष्यभूति डायनेस्टी की कुछ कंटेम्प्रेरी डायनेस्टीज थी जिनसे इनके कुछ ना कुछ इश्यूज होते थे, जैसे मौखारी डायनेस्टी थी। मौखारी डायनेस्टी गंगा वैली रीजन में यूज़ करती थी, ठीक है। और एक गौड़ डायनेस्टी थी। गौड़ डायनेस्टी के राजा थे शशांक, जो कि बंगाल के ऊपर रूल करते थे। साउथ में इनके कंटेम्प्रेरी थे वाकाटकाज, ठीक है, और चालुक्याज ऑफ बादामी जो डेक्कन पर रूल करते थे। तो ये सब कंटेम्प्रेरी डायनेस्टी और उनके राजा के नाम भी याद रखना, खास करके शशांक गौड़, ठीक है, और वाकाटक डायनेस्टी और चालुक्य और बादामी, ये सब याद रखना कि पुष्यभूति डायनेस्टी के कंटेम्प्रेरी थे। इनके सोर्सेस कैसे पता चलते हैं हमें सियूकी जो लिखी है ह्यून सांग ने, उससे पता चलता है पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में। बान भट्ट ने जो हर्षचरित लिखी है उससे पता चलता है हमें इस डायनेस्टी के बारे में। पुलकेशिन II के जो एहोल इंस्क्रिप्शन है उससे भी पता चलता है हमें इसके बारे में, ठीक है। और वंशशेखर इंस्क्रिप्शन जो हर्षवर्धन के हैं उनसे भी पता चलता है हमें इसके बारे में। इस डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट राजा थे हर्षवर्धन, तो उनके बारे में थोड़ा सा जान लो। इन्होंने कन्नौज को कनकर करा था और थानेश्वर से मर्ज कर दिया था, ठीक है। इनको शिलादित्य भी बोलते हैं, राइट। हर्षवर्धन ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे अपना कब्जा स्थापित कर लिया था और इनको टाइटल दिया गया था उत्तर पथनाथ, लॉर्ड ऑफ द नाथ बोला जाता था। याद रखना कि हर्षवर्धन को डिफीट किसने किया था, पुलकेशिन II ने। कौन सी बैटल में, बैटल ऑफ नर्मदा में, ठीक है। हर्षवर्धन ने बुद्धिस्ट असेंबली ऑर्गेनाइज कराई थी कन्नौज में, जिसके चेयरमैन थे ह्यून सांग। याद रखना ह्यून सांग हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। इन्होंने कन्नौज में बुद्धिस्ट असेंबली को चेयरमैनशिप अपनाई थी, ठीक है, इन्होंने, ह्यून सांग ने। हर्षवर्धन की डेथ हुई थी 647 AD में। ही वॉज द लास्ट हिंदू किंग टू हैव रूल्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, वो द लास्ट हिंदू किंग टू हैव रूल्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो ही वॉज हर्षवर्धन, राइट। इन्होंने 200 विलेजेस को रेवेन्यू ग्रांट करा था ताकि नालंदा यूनिवर्सिटी के मेंटेनेंस हो सके, राइट। बहुत बड़ा योगदान था इनका नालंदा यूनिवर्सिटी के मेंटेनेंस को बनाने में। हर्षवर्धन स्टार्टिंग में तो शिवा के डिवोटी थे, बट बाद में ये महायान बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है। इनके टाइम पे कुछ पोएट्स थे जैसे कि बान भट्ट थे। बान भट्ट ने हर्षचरित लिखा है, कादम्बरी लिखा है, ठीक है। हर्षवर्धन ने खुद 3 संस्कृत प्लेज लिखे हैं, ध्यान से पढ़ना, नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। कोई भी प्ले अगर राजा खुद लिख रहा है तो अपने आप में एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जाता है। तो हर्षवर्धन ने खुद 3 संस्कृत प्ले लिखे हैं, नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो इन तीनों के नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ब्रिक टेम्पल बना था लक्ष्मण का, कहाँ पे, सीरपुर में, ठीक है, हर्षा के टाइम पे ही बना गया था। इसके बाद हम एक और डायनेस्टी की बात करेंगे जो है पल्लवाज ऑफ कांची। पल्लवाज ऑफ कांची की बात करेंगे, ठीक है। पल्लवाज को पुलिंदाज बोला गया है अशोका के इंस्क्रिप्शंस में, राइट। जो अशोका के इंस्क्रिप्शन में पुलिंदाज का जिक्र बार बार हुआ है, माना जाता है कि वो पल्लवाज की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। पल्लवा जो है कांची से रूल करते थे, ठीक है, और महाबलीपुरम इनकी कैपिटल थी, महाबलीपुरम या मलमलापुरम। इसके जो इंपॉर्टेंट रूलर थे उनका नाम था महेंद्र वर्मन I, जिसको डिफीट किया था पुलकेशिन II ने। वही पुलकेशिन II जो कि हर्षवर्धन को भी डिफीट किए थे, ठीक है ना। इसका मतलब इंपॉर्टेंट हो गए बहुत ज़्यादा वो। महेंद्र वर्मन का टाइटल था मत्त विलास और विचित्रचित्त, ये सब इनके टाइटल थे, ठीक है। इसके बाद एक और राजा है नरसिम्ह वर्मन I, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नरसिम्ह वर्मन I ने डिफीट किया था चालुक्य राजा पुलकेशिन II ने। बोला तुम सबको बहुत हराते हो ना, मैं तुम्हें हराऊंगा। और इन्होंने टाइटल अज़म किया था ममल्ला, जिसका मतलब होता है रसलर, बहुत ताकतवर। और इन्हीं की वजह से सिटी बनी थी ममल्लापुरम, यानी महाबलीपुरम। समझ गए कैसे बनी महाबलीपुरम, ममल्लापुरम? नरसिम्ह वर्मन I ने बनाई, इनका टाइटल था ममल्ला, ठीक है। क्यों बनाई ये सिटी? क्योंकि इन्होंने बादामी जब कैप्चर कर लिया वातापी को, तो इनको टाइटल मिला वातापी कोंडा। इनके टाइम में एक चाइनीज़ ट्रैवलर आए थे हुएन सांग, कांची विजिट किए थे, ठीक है, जो हर्षवर्धन के टाइम पे थे ना, चेयरमैनशिप अज्यूम करी थी बुद्धिस्ट मीटिंग की, वही यहाँ पे कांची आए थे नरसिम्हन वर्मन II के टाइम पे। फिर आए नरसिम्ह वर्मन I के टाइम पे ह्यून सांग आए थे,
और नरसिम्हा 2 उसके बाद आए, उनको राजसिम्हा भी बोला जाता था। ठीक है, इन्होंने शोर टेम्पल और कैलाशनाथ टेम्पल वगैरह जैसी चीज़ें इनके टाइम में बनी। इन्होंने चाइना में एम्बेसीज मिली और इनके टाइम में कोर्ट में एक संस्कृत स्कॉलर रहता था जिसका नाम था डंडिन। तो डंडिन किसके टाइम पे रहता था? नरसिम्हा 2 के टाइम पे। ह्वेनसांग किसके टाइम पे आए थे? नरसिम्हा 1 के टाइम पे, जिनका टाइटल ममल्ला भी था, जिन्होंने ममल्लापुरम बनाया था और वतापी कोंडा टाइटल भी इन्होंने अज्यूम किया था। तो नरसिम्हा 1 और नरसिम्हा 2 के बीच में कंफ्यूज मत होना, दोनों ही पल्लवा के रूलर थे बट दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, पल्लवा किंगडम्स को कोट्टम्स में डिवाइड किया जाता था, कोट्टम्स में। ठीक है, ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट दिया जाता था जिसको ब्रह्मदेव बोलते थे, टेम्पल्स को भी ग्रांट दिया जाता जिसको देवधन बोलते थे। ठीक है, ग्रुप ऑफ विलेजेस को नाडू बोलते थे और ग्रुप ऑफ नाडूस को नगरम बोलते थे और ग्रुप ऑफ नगरम को मंडलम बोलते थे। सिंपल सा, याद हो गया ना। इन्हीं के टाइम पे भक्ति मूवमेंट भी राइज हुआ। शैवा भक्ति, नायनार्स जिसको बोलते हैं, और विष्णु भक्ति जिनको अलवर्स बोलते हैं, ये सब साउथ में इमर्ज हो गया। इनके टाइम में कुछ लिटरेचर को देख लेते हैं। पेरिया पुराणम, जिसको लव एंड डिवोशन ऑफ शिवा का कलेक्शन माना जाता है, किसने लिखा था? शेकिलर ने लिखा था। ठीक है, इनके टाइम पे दिव्य प्रबंधम, जो कि विष्णु के डिवोशन को लेकर फेमस है, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग। तो याद रखना, पेरिया पुराणम शिवा के डिवोशन के लिए है और नलियर दिव्य प्रबंधम ये विष्णु के डिवोशन के लिए है। राइट, इसके टाइम पे द्रविडियम आर्किटेक्चर भी प्रमोट हुआ बहुत ज़्यादा। मंडपम, गोपुरम बनने लगे, विमान बनने लगे टेम्पल्स के ऊपर। ये सारे द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर की निशानी है। पल्लवा के टाइम पे टेम्पल आर्किटेक्चर 4 स्टाइल्स में हो गया। महेंद्र वर्मन के टाइम पे छोटे छोटे रॉक का टेम्पल्स बने जिसको मंडपास बोलते थे। ठीक है, और नरसिम्हा वर्मन के टाइम पे थोड़े बड़े मंडप बनने लगे। फिर आए राजसिम्हा के टाइम पे शोर टेम्पल बनने लगे। ठीक है, मुकुंद नयनार टेम्पल बने, महाबलीपुरम में टेम्पल बने। ये सारे टेम्पल थोड़े से स्ट्रक्चरल टेम्पल थे, फ्री स्टैंडिंग टेम्पल थे। और जो लेटर पल्लवास थे, जैसे कि नंदी वर्मन कह सकते हो आप, उनके टाइम में राजसिम्हा स्टाइल टेम्पल बनने लग गए। ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जाना, फिर भी एक बार जान लो कि कई तरह के द्रविडियन टेम्पल बनते थे। ठीक है ना। इनके पीरियड में एक पेंटिंग भी थी जिसको बोलते थे सित्ता नासवाल पेंटिंग। तो क्वेश्चन आ जाए सित्ता नासवाल पेंटिंग किसके टाइम पे थी, तो याद रखना कि पल्लवास के टाइम पे थी। ठीक है ना। अब हल्की सी बात हम चालुक्यास की कर लेते हैं लास्टली। चालुक्यास ने फाउंडर थे पुलकेशिन 1, इनकी कैपिटल थी बदामी, जिसको जीत लिया था नरसिम्हा वर्मन 1 ने, याद है ना, पुलकेशिन 2 को हरा के। चालुक्यास ने रूल किया था 6th सेंचुरी से 12th सेंचुरी एडी तक। इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे वो थे पुलकेशिन 2, जिनका है ऐहोल इंस्क्रिप्शन। रवि कीर्ति इन्हीं के कोर्ट पोएट थे। ह्वेनसांग इनके टाइम पे आए थे विजिट करने के लिए। ठीक है ना, इन्होंने एम्बेसडर भी भेजा था अपना पर्शिया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रूल थे वो थे विक्रमादित्य 2, जिन्होंने पल्लव किंगडम को इन्वेट किया था 3 बार और अरब इन्वेजन को भगा दिया था गुजरात से। कीर्तिवर्मन 2 भी इंपॉर्टेंट रूलर थे, ये लास्ट रूलर थे चालुक्यास के। इनको किसने हराया था? दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग कौन था? राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का रूलर था। सबका नाम आपको देखो हल्का हल्का मैं याद करा दे रहा हूँ ताकि कुछ छूटे नहीं। ठीक है ना। पुलकेशिन 2 की डेथ के बाद चालुक्यास ने रूल किया 11th सेंचुरी एडी तक वेंगी में। ये सारी बातें पता होनी चाहिए। ये भी याद रखना कि बहुत ही सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था चालुक्यास का। ठीक है ना। चालुक्यास के पास नेवल फोर्स बहुत स्ट्रांग थी। ठीक है, जो चालुक्यास ऑफ बदामी थे, इन्होंने ब्राह्मणिज्म प्रैक्टिस करा बहुत ज़्यादा और इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए जैसे विष्णु के, शिवा के, अदर हिंदू गॉड्स के। राइट, इनके टाइम में ओवरऑल ट्रेड और कॉमर्स में डिक्लाइन हुआ था इंडिया में, लेकिन आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई थी। इन्होंने अजंता आर्ट, रॉक कट हॉल्स वगैरह बनवाए, चैत्यास बनवाए बहुत सारे। ठीक है, नगर और द्रविडियन स्टाइल का जो फ्यूजन हुआ, यानी कि जो वेसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आया, वो कहीं ना कहीं चालुक्यास के टाइम पे ही डेवलप हुआ। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अपने आप में। राइट, इनके टाइम के जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल टेम्पल्स हैं वो ऐहोल के टेम्पल, बदामी के टेम्पल, ठीक है, विरूपाक्षा टेम्पल, ये सब इनके टाइम के इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। ठीक है ना। और जो अजंता, एलोरा, नासिक में भी जो केव टेम्पल्स बनाए गए हैं वो सब चालुक्य के टाइम के ही हैं। तो इतनी बातें आपको एंशंट हिस्ट्री में मोटी मोटी पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक बार स्कोर बूस्टर की रीडिंग ले लो, आपका पूरा एंशंट हिस्ट्री कंसोलिडेटेड हो जाएगा। अगर आपको ट्रिक्स के थ्रू चीज़ें याद करनी है तो आप हिस्ट्री रट्टाफिकेशन वाला वीडियो मेरा देख लो, कमेंट्स में लिखो एंशंट हिस्ट्री का काम तमाम। इसी के साथ मिलते हैं कल। मेडिवल हिस्ट्री को भी कवर करेंगे इस तरह से अच्छे से। टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।